अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। तो प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और हम डेली एक ही बात करते हैं कि उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा किया होगा, नाश्ते वाश्ते तगड़े हो रहे होते हैं और चीनी वाली ग्रीन टी आप नहीं पीते होंगे क्योंकि चीनी डाल के ग्रीन टी पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मेरी ग्रीन टी मेरी मर्जी। हाँ, ये देखिए ये लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उसमें से एक आ जाती है हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म की पॉलिसी, जिसकी दुनिया मुख्तलिफ निकली। अब क्या किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की खुसूसी इजलास में 10 निकाती एजेंडा पेश किया है। उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें अपनाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वो क्या है? वो एजेंडा जो है उसके तहत गरीब ममालिक के कर्जे मुअत्तल करने, गैर कानूनी रकूम की मुंतकली रोकने और करप्ट सियासतदानों की दौलत की वापसी की तजवीज़ दी है। इशारा किसकी तरफ है? ऑफ कोर्स उनकी तरफ है। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही। जो दौलत लूट के भागे हैं, जो नहीं भागे वो ना घबराएं। जो दौलत लूट के भागा है, जिसने बहुत अपने बैंक अकाउंट्स भरे और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसकी बात इन्होंने की। और वहां पर एक बात इन्होंने और बड़ी अच्छी की है। इन्होंने कहा जो कोरोना की वैक्सीन है, इससे मुतालिक उन्होंने कहा है कि इसकी दस्तयाबी हर शहरी को होनी चाहिए। पूरी दुनिया के हर शहरी को कोविड-19 की वैक्सीन मैसर होनी चाहिए। ये भी उन्होंने इसी इजलास में जिक्र किया है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी की भी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने यौम दुआ मनाने का ऐलान किया है और उनके मुताबिक उलमा कराम के कहने पर लोग एहतियात करेंगे। वो ये कहते हैं कि उलमा अगर कहेंगे, मेंबर का एक बड़ा अहम रोल होता है, तो अगर मेंबर से कहा जाएगा तो लोग एहतियात करेंगे। और पहले भी हमने देखा कि जब कोरोना की पहली लहर थी तो मसाजिद का इसमें बहुत अहम रोल रहा है। जलसे इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि वो मौखर होने चाहिए, क्योंकि शहबाज गिल साहब इन्होंने दावा किया कि पेशावर के जलसे के बाद मुतासरा अफराद की शरह 3% से बढ़कर 20% हो गई। यानी जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 20% हो गया। सवाल मेरा ये है, वो 20% प्लस तो कराची में भी है, इट्स नॉट जस्ट इन पेशावर। पेशावर पहले भी हॉटस्पॉट रहा है, तो ठीक है जलसों पर तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन ये वेव इसी तरह बन रही है और इसी तरीके से पॉजिटिविटी रेशियो। लेकिन इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। आप ये कहें कि अच्छा इस तरह 20% बढ़ गई है, जो भी हाँ कोविड बढ़ रहा है, इसके बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हो सकती हैं कि अवाम एहतियात नहीं करी। लेकिन जो जलसे करने वाले ना वो भी थोड़ा सा सोच लेंगे, भाई फैलता तो है। अब ये ना कहें कि वो कोरोना आके पूछेगा अब जलसा आपका या नवाज वाली बात के भाई वो पूछा पीडीएम का जलसा है या फिर हुकूमत का जलसा है, जिसपे शेख रशीद ने अवाम को ये मशवरा दे दिया कि वो फिर जलसों में ना जाएं, क्योंकि शेख रशीद वाज़ेह तौर पे बहुत बार ही कह चुके कि इमरान खान कहीं नहीं जाने वाले, वो 5 साल अपने पूरे करेंगे। बात 5 साल से आगे बढ़ गई है, अब तो कहते हैं अगले 5 साल में उनके। अच्छा, खैर इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नए चेहरे भी फिर सियासत में आ रहे हैं। एक वो चेहरा सियासत में है जिससे मुतालिक लोग कहते थे कि आखिर वो क्यों नहीं आता, द रियल भुट्टो। उनकी बात की जाती है कि भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर, इनकी सियासत में अब हुई है एंट्री। कराची में पार्टी रहनुमाओं को तलब किया गया और पहली बार उन्होंने इजलास की सदारत किया। उसकी कुछ मनाजिर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जुल्फिकार जूनियर जो कि चेयर करें इस मीटिंग को, और पार्टी रहनुमाओं ने जुल्फिकार जूनियर को ये मशवरा दिया है कि आप भरपूर सियासत करें, आपको करनी चाहिए। तो लेट्स सी होता है क्या। ये कहीं वही मामला तो नहीं हो गया जो नून लीग में था कि 2 भाइयों की औलाद आपस में झगड़ने वाला मामला। यहाँ पे ये ना हो जाए। देखिए असली भुट्टो तो जैसे आपने कहा भुट्टो के वारिस तो यही, भुट्टो के वारिस यही है। चले अंग्रेजी सियासत में आ भी जाते हैं, लेकिन हम फिर भी गूंज सुनेंगे मौरूसी सियासत की, जो हमने आसिफा भुट्टो की दफा सुनी थी। और मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासत का ये कल्चर बन चुका है कि पहले माँ बेटी या बाप बेटा। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कहीं बिलावल भुट्टो और जुल्फिकार जूनियर एक मेज पर नजर आएंगे या आमने सामने हो देखिए ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें एक जगह नजर आ सकती है और उसमें मौलाना भी हमें नजर आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और जरा शहर कायद की बात कर लेते हैं। कराची आलूदा तरीन शहरों में ऊपर आता जा रहा है। लाहौर भी सरे फहरिस्त है, अब कराची का नाम भी है। फ़ज़ा में आलूदगी से इंसानी जिस्म को क्या ख़तरात हो सकते हैं, ये आलूदगी आपको किस हद तक मुतासर कर सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और साथ ही साथ किस शहर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल्स यूनिट लगाए गए हैं। ये बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ, श्रेब भी, और आपके जहन में भी है, लेकिन हम प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हर शहर का क्या है, इससे मुतालिक मॉनिटरिंग अब किस लेवल पर हो रही है। अच्छा जी, एक और ऐलान किया गया और एक और मुहिम का आगाज़ किया गया, यानी कहना चाहिए कि एक बार फिर उस मुहिम का आगाज़ किया गया है। सिंध हुकूमत ने सफाई मुहिम शुरू करने का फिर से ऐलान किया है। पहले भी कई बार ऐसी मुहिम के आगाज़ हुए हैं और हमने देखा है कि खातिर खा नताइज नहीं निकलते, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ये खुश आइंद ज़रूर है। उसका ऐलान होना, उस पर कुछ ना कुछ काम होना, ये बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा कि अली जैदी साहब ने भी एक वादा किया था,
कोशिश उन्होंने भी की थी, हम ये नहीं कहते कोशिश नहीं की, लेकिन मसला ये जो बात सफाई की होती है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आज सारा गंद साफ हो रहा है, सारा कचरा आपने हटा दिया तो कल को कराची बिल्कुल चमकता दमकता रहेगा, नहीं, क्योंकि कचरा रोजाना प्रोड्यूस हो रहा है तो रोजाना आपको उसे साफ करना होगा। मुझे लगता है कि ये एक दफ़ा, जैसे हम कह रहे हैं ना, एक और मुहिम का आगाज, एक और दफ़ा बात, तो मुझे लगता है कि ये कराची वालों के लिए एक और तसल्ली की बात है। नहीं तो थोड़ी सी गलती कराची वालों की अपनी भी तो होती है ना, अगर डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकेंगे तो फिर गिला किससे करेंगे। शहरियों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो होती है क्रिकेटर्स की। जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा मैं ये कह दूंगी होची हरकतें करते हैं तो क्या होता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। दौरा न्यूजीलैंड क्रिकेट मैचेस के बजाय कोरोना कौमी टीम के लिए इम्तिहान बन गया है, और स्क्वाड में शामिल मजीद 2 अराकीन में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासर अराकीन की अब जो तादाद है वो 10 बताई जा रही है। कौमी स्क्वाड का चौथा कोरोना टेस्ट मुकम्मल, रिपोर्ट आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत मिलने का ये बताएं मुझे, ये कोरोना टेस्ट कराने गए हैं कि टेस्ट मैच खेलने गए? 2 टेस्ट मैच थे, उससे ज्यादा कोरोना टेस्ट करा चुके हैं। देखिए, जब आप एहतियात नहीं बरतते ना तो फिर यही होता है, और फिर वही बात है कि हम जैसे अपने प्रोग्राम में जब ये चीज डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि लोग आपको देख के सीखते हैं। आप पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करते हैं, आप शान है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की पहचान है, तो खुदारा वही न्यूजीलैंड वाली बात, उसने कितने इकदाम किए। ये बात हम बार बार इसलिए करते हैं कि उस मुल्क ने उस पर काबू पाया, तो अगर किसी और की गलती से दोबारा वहां कोरोना फैलेगा तो जिम्मेदार वो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। अपने शहरियों की जिंदगी ज्यादा अजीज है। हम कोरोना की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, और हम डेली एक ही बात आपको बार बार कहते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। मस्बत केसेस के तनासुब में खतरनाक हद तक अब इजाफा देखा जा रहा है, और शरह जो है पहली बार 8% से ऊपर हो गई है। यही नहीं, ट्रांसमिशन रेट में कराची ने सब शहरों को पीछे छोड़ा है। 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं या नहीं हो रही, तालीमी इदारे तो बंद कर दिए हैं। हम देखते हैं कि इंडोर सिटिंग पर भी पाबंदी है, लेकिन कहीं कहीं शुएब खिलाफ वर्जी हो रही है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडोर जो डाइनिंग है वो अलाउ है, लोग जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और हम ये भी देखते हैं कि शहर में जो वायरस का फैलाव है उसकी शरह अब 20% से भी क्रॉस कर गई है। 20% बहुत बड़ी फिगर होती है। और यहाँ पे जलसे नहीं हो रहे, यहाँ पे ठीक है, एक जलसा हुआ था, बड़े जलसे यहाँ पर अब नहीं हो रहे। और कराची इज अ बिग सिटी, ज़ाहिर है बहुत से इलाके हैं, हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन कहने का है, क्योंकि अगर कारोबार चल रहा है, अगर हम होटल्स को देखते हैं कि वो डाइनिंग भी हो रही है, अगर हम देखते हैं लोग उसी तरह से मॉल्स में जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, सिर्फ स्कूल बंद करने से फ़ायदा होता नहीं है, तो ज़ाहिर है कोरोना फैलने से आप रोक नहीं सकते। जब हम शहरियों की राय जानने की कोशिश करते हैं और हम खुद मार्केट्स में जाकर विजिट करते हैं कि वहाँ पर इन एक्चुअल SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, और शहरी कितना इस बात को सीरियस ले रहे हैं कि सेकेंड वेव में हमने मास्क पहनना या नहीं पहनना, तो शहरियों की राय क्या होती है हम आपको सुनवाते हैं। कोरोना है ही नहीं, मास्क क्यों पहने? ये तो सब फराडबाजी है। आवाम पहनते नहीं, हम क्यों पहने भाई? मास्क कभी नहीं डाला और ना डालना है। हाँ, कुछ कोरोना मोरोना नहीं है, सब ऐसा झूठ है ये। एक दिन मौत आनी है। डरना क्या है कोरोना से? अभी सुना नहीं है कोरोना दोबारा आया है। ठीक है, जब आएगा दोबारा तो फिर मास्क पहने। उम्र कौन सा फ्री मास्क देती है जो हम पहने? राती तौर पे नहीं इतनी फीलिंग आती। पहले भी मरते थे, उनको ये कोरोना का रंग दे देते हैं। ना ये सी मजाक। मास्क लाने का कोई ज़रूरी नहीं है। ये बुजुर्गों को ज़्यादा लगता है। पाकिस्तान में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला। कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमें यहाँ नहीं लगता कि कोरोना है, इसलिए हमने मास्क नहीं पहना। कोरोना खत्म हो गया, कोरोना कौन सा है जो हम मास्क पहन लिया। तो जनाब, लोगों की राय आपने जानी, और बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस लोग नजर आए कि जी जब दूसरी लहर आएगी तो फैल लेंगे। ये ना सोचें कि जब आएगी, सोचेंगे ये आपकी बेहतरी है। अब ज़रा कराची के इलाके लियारी का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ अवाम कोरोना को कितना संजीदा ले रहे हैं, कैसे पीस पर वहाँ अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जो अमल दरामद करवाने वाले हैं क्या वो हमें नज़र आ रहे हैं, लियारी के अवाम क्या राय रखते हैं कि इस चीज़ को संजीदा ले रहे हैं। खुर्शीद आलम से जानेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में, और कराची के दूसरे इलाकों में देखा गया है कि लियारी के अवाम भी कोरोना को कुछ ज़्यादा खातिर में नहीं ला रहे। SOPs पर अमल दरामद भी नज़र नहीं आ रहा, मगर लियारी के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानते हैं, मालूम करते हैं उन्हीं के ज़बानी। कुछ कोरोना मोरोना नहीं, ये ऐसे ड्रामा है हुकूमत का। वो नहर सिंध के अंदर खतरनाक है, यहाँ तो खतरनाक नहीं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई कोरोना मोरोना नहीं है, सब ऐसा झूठ है ये। नहीं, ये कोरोना किधर है? वैसे बस बोलते हैं कोरोना है, कोरोना किधर है? कोरोना क्या है? कोरोना नहीं है, ये नज़ला बुखार सबको है।
सवाल ही पैदा नहीं हुए। ये सिंध हुकूमत और वफाक ने ये पकड़ के रखा है कि मैं कोरोना कोरोना, इधर किधर कोरोना। यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो मास्क क्या लगा। कोरोना भी अगर आएगा तो वही अपने का, अगर मौत है तो नसीब में ले जाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो ये कोरोना नजर ही नहीं आ रहा है। कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। 7 बजे के बाद आता है कोरोना, और वैसे पहले नहीं आता था कोरोना। एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन लगता है कि लियारी के लोगों ने इस ज़रबुल मिसल को फरामोश कर दिया है। ज़्यादातर लोग खुले चेहरों के साथ मास्क के बगैर घूमते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लियारी में कोई कोरोना नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और शाहिद बलोच के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो अवाम जो थी वो लियारी की अवाम क्या कह रही थी ये भी हमने आपको दिखाया खुर्शीद आलम के थ्रू। तो जैसे हम बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ख़तरनाक साबित हो रही है, पंजे मजीद गढ़ चुके हैं पाकिस्तान में। हुकूमत आज यौम दुआ मनाने का ऐलान कर चुकी है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मसले की संजीदगी का। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटे की बात कर लें तो मजीद 55 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। 3262 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसमिशन रेट पहले से ज़्यादा रहा। कराची में भी केसेस बढ़ चुके हैं और शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस और ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर फैसल महमूद को, और डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो कोरोना केसेस कराची में बढ़ रहे हैं उसकी क्या अदाद शुमार है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके अस्पताल में कितने मुतासरीन हैं जो कि इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, और जैसा कि हम बात करें कि सेकेंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वेव में जिन लोगों को आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें उनकी तादाद ज़्यादा है, ये एडमिट होने वालों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है? तो देखिए एट दिस पॉइंट ना सिर्फ आगा खान में मगर सारे अस्पताल में ये है कि जो बेड मुख्तस किए गए हैं, यानी याद रखें पूरा अस्पताल मुख्तस नहीं है कोरोना के लिए, मगर जो बेड्स अलॉटेड हैं उसमें ज़्यादातर बेड्स जो हैं उसमें आने वालों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, जाने वाली तादाद थोड़ी सी कम है। एंड ये हम पूरे कराची में ही ये देख रहे हैं। याद रखें अस्पताल जो है वो नॉर्मल चीज़ों के लिए भी खुला हुआ है, नॉर्मल चीज़ें भी हो रही हैं, कोरोना भी साथ साथ चल रहा है, इन सबको अलग अलग करके हमने रखा हुआ है। मगर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अस्पताल सिर्फ कोरोना से ही भरे हुए हैं, मगर ये जरूर है कि जो कोरोना के बिस्तर अलॉटेड हैं वो तकरीबन सब जगह ही अब भरना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब अभी जो हालात हैं आपके हॉस्पिटल में या दीगर हॉस्पिटल्स में, अगर हम इन हालात को देखते हुए माजी में जाना चाहें कि कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें जो पीक पर हालात थे, क्या वो हालात अब हैं या नहीं? ऐसा नहीं है। नहीं, आई वुड से कि हम बिल्कुल पीक के बहुत ही करीब हैं। जो अगर आप मुझसे पूछें कि आजकल कौन सा जमाना है, तो मुझे लगता है कि ये हम मई में खड़े हुए, जब चीजें ऐसी थी कि लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे, जगहों पे इमरजेंसी रूम में रश लगी हुई है कोरोना पेशेंट्स के लिए। क्लिनिक्स के अंदर तो नहीं, मगर टेली क्लिनिक जो मेरी होती है जैसे, उसके अंदर बहुत सारे कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। फिजिकल तो ऑब्वियसली हम देखते नहीं है कोरोना के पेशेंट। सो बिल्कुल ये वही जून वाली या मई जून वाली जो हालात है वो दोबारा शुरू हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि तादाद दिन पर दिन ज्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लास्ट टाइम हमने देखा जो लास्ट वेव थी उसमें एज ग्रुप का इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है कि अच्छा जो ज़्यादा एज वाले हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इस दफ़ा ऐसा है कि क्या नौजवान भी इसमें ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं, मतलब हर एज का बंदा मुतासिर हो रहा है? क्या यही वजह जो ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? जी, तो इस दफ़ा भी सारे केस, लास्ट टाइम यही था, इस टाइम भी यही है कि सारे ही एजेस मुतासिर हो रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो लोग दाखिल हो रहे हैं वो ऑब्वियसली वो हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, और जो जिनकी उम्र कम होती है वो थोड़ा सा कम दाखिल होते हैं। मगर इस दफा बिल्कुल मैंने नौजवानों को या 20-30 साल उम्र को अच्छा खासा देखा है जिनको ये नहीं, यानी इस बात से हम ये मतलब है डॉक्टर साहब के कोरोना की पहली लहर में नौजवान ज्यादा मुतासिर नहीं हुए थे, ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, लेकिन अब वो भी हो रहे हैं। वो भी अब थोड़े होना शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब साथ रहिएगा, मैं चाहता कि हम जरा ये भी जिक्र कर लें कि कराची में इस वक्त हो क्या रहा है। जब हम SOPs के खिलाफ वर्जियों की बात करते हैं तो रात गए कई इलाकों में हम देखते हैं कारोबार जारी है, सिंध हुकूमत के जो अहकामात हैं इनको हवा में उड़ा दिया जाता है। गुज़श्ता रात हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन ने सूरत हाल का जायजा लिया, वो सूरत हाल आपको दिखाते हैं, पर उस पर भी कॉमेंट लेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए कराची में कई ऐसे इलाके हैं जहां हुकूमत की लगाई गई पाबंदियों के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं नॉर्थ कराची के इलाके नागन चौरंगी पे, जहां 10 बजे के बाद खुले आम जो है वो मेरे अकब में, अगर आप देख सकें मेरा कैमरामैन फरहान यूसुफ दिखाएं, तो तमाम तर रेस्टोरेंट्स, चाय खाने और बारबेक्यू के होटल्स जो हैं वो खुले हुए हैं और लोग यहाँ पे बिना सोशल डिस्टेंस के और बिना किसी SOPs पे अमल किए हुए यहाँ बैठ के चाय और खानों के मज़े ले रहे हैं। जबकि यहाँ करीब ही न्यू कराची थाना है जिसको यहाँ पे अमल दरामद करवाना चाहिए। 10 बजे के बाद यहाँ पे जो है वो चीज़ें बंद करवानी चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। गुज़िश्ता रोज़ जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने यहाँ उसको भी देखा, मगर बदकिस्मती से उस वक्त जो है उनकी फुटेजेस नहीं बन सकी थी। मगर इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पे रश, लोग जो है यहाँ पे टेबलों के ऊपर बैठ के चाय और खाने के मज़े ले रहे हैं और यहाँ पे खुले आम जो है तमाम होटल, बारबेक्यू और चाय खाने जो है वो खुले हुए हैं। जी आपने अपडेट किया हमें कि रात वो वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। डॉक्टर फैसल, ये ज़ाहिर है बेहतियाती की बात तो है और बेहतियाती जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे जानना इस वक्त ये भी चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे अदद-ओ-शुमार या ऐसे मामलात हैं जिस पर आप कमेंट कर सकें कि जो कोरोना से सेहतयाब भी हो गए वो दोबारा किसी और मरज़ में आए, यानी वो इस कदर मुतासर हुए, उनके ऑर्गन्स इस कदर उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई बिकॉज ऑफ दिस वायरस कि वो किसी और वार्ड में किसी और मरज़ के साथ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब क्या ऐसा भी हम देख रहे हैं? जी, सो आई थिंक नॉट हॉस्पिटल में, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। बिकॉज देखिए, जब भी हम आदाद-ओ-शुमार की बात करते हैं, जब भी ये हम बात करते हैं कोरोना की, तो हम ये कहते हैं कि भाई इतने लोग मर गए, इतने लोग दाखिल हैं। मगर ये बहुत जरूरी एक बात है जो आपने बोली है कि जो लोग जिनको कोरोना होता है, ये बीमारी बहुत अच्छी नहीं है। मतलब जिनको ये बीमारी होती है, इवन वो दाखिल भी ना हो, अगर उनकी ऑक्सीजन भी ठीक रहे, तो इसमें इतना शदीद बुखार होता है, इतनी शदीद जिस्म में दर्द होता है कुछ लोगों को कि मुझे तो कुछ लोगों ने बोला कि इतना दर्द उनको कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं है। एक मेरे पेशेंट ने कहा कि उनका इतना सर में दर्द हुआ कि उनको बाकायदा घर पे इंजेक्शन लगवाने पड़े सर के दर्द के लिए, जो इस इन्फेक्शन की वजह से हुआ। और एक दफा इन्फेक्शन खत्म भी हो गया, यानी कि आप ठीक भी हो गए, कभी दाखिल भी नहीं हुए, ऑक्सीजन ठीक रही, मगर कई महीनों तक लोग बीमार हैं। उनके जिस्म में दर्द, थकावट, सोचने में मुश्किल, हल्का हल्का बुखार जो कि महीनों चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर या फिर आप मरेंगे या अस्पताल में दाखिल होंगे। जो लोग जिंदा भी बचते हैं, जिन लोगों की इतनी तबीयत खराब भी नहीं होती कि ऑक्सीजन फेफड़ों में असर नहीं होता, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होती, मगर ये बहुत बड़ी बीमारी है। यानी सर, अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी है, अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी है और यंग पेशेंट भी है, उससे कुछ भी नहीं होता, तो फिर भी ये वायरस उसे मुतासिर इस तरीके से करके आगे चलकर उसकी जिंदगी मुतासिर होगी, आगे चलकर उसे कोई और मरज लाहक हो सकता है, कोई और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। एक हमारे एक डॉक्टर को जानता हूं जो कि ट्रेनी डॉक्टर है, उनके बहुत ही हल्की बीमारी थी, बहुत ही माइल्ड, हल्का सा बुखार खत्म हो गया, मगर 3 हफ्ते बाद उनको बहुत बुरा फालिज हुआ, बेचारे दाखिल हुए, माजूर हो गए वो। मतलब इसमें ये वाली चीजें भी होती है जो कि उनको सोचने की जरूरत है कि ये ऐसा नहीं है कि आप वेंटिलेटर पे गए कि नहीं गए। इस बीमारी के बहुत सारे दूसरे पहलू पे हैं और ये आपको बहुत लंबे अरसे तक तबीयत खराब कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाहती थी। हम देख रहे थे कि जब डेंगू आया था तो उसके असरात जो थे 1 से 2 साल तक आपकी बॉडी पे रहते थे, या डॉक्टर जब आपका फाइनल टेस्ट करते थे वो कहते थे कि आपकी जिस्म का हड्डियों में दर्द रहेगा, बाल गिरेंगे, या कुछ ना कुछ एक चीज़ मुतासिर ज़रूर होगी। कोविड के भी इसी तरह से असरात होंगे? जब ख़त्म हो गया, ये टेस्ट हो गया या आप रिकवर कर लिया? जी, तो कुछ लोग जो रिकवर करते हैं और इस कितने शरह लोगों के अंदर एहसास होता है ये कहना मुश्किल है, मगर कुछ तहकीक ने बोला कि इवन 70% लोगों के अंदर कोविड खत्म होने के बाद कोई ना कोई मेंटल बीमारी चलती रहती है। ये बहुत अच्छी बीमारी नहीं है, ये से बचना बिल्कुल सही। दैट इज द रीजन हम बार-बार ये बात करते हैं कि एहतियात करना है, कोशिश यही करने कि बचा जाए इस बीमारी से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाएं लेकिन इसके असरात हमारे जिस्म पर अच्छे नहीं होंगे। डॉक्टर फैसल महमूद, बेहद शुक्रिया, साथ में मौजूद थे आप और बड़ा दुरुस्त कहा कि हम सबको बचना है, हम सबको एहतियात करनी है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा कोई प्यारा जान से हाथ धो बैठे, हो सकता है हम आगे चल के किसी और बीमारी का हमें सामना करना पड़े। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली को सोशल मीडिया सारिफीन ने टिकटॉक की दुनिया का बादशाह करार दे दिया। हसन अली टिकटॉक की दुनिया पर भी छाए हुए हैं, जिसका अंदाज़ा उनकी हालिया टिकटॉक वीडियोस पर आने वाले लाइक से लगाया जा सकता है। फास्ट बॉलर की मकबूलियत का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद ही घंटों में उनके इस वीडियो पर 96,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। लेकिन ब्रेक लगाएं, लेकिन उन पे तनकीद भी बहुत हुई है। तनकीद भी बहुत हुई है। वो कह रहे हैं जी आप क्रिकेट जब खेलने लगते हैं तब बीमार हो जाते हैं,
जब आप ये नाचने गाने लगते थे आप सही हो वैसे ये वीडियो थोड़ी सी उनकी पुरानी है, थोड़ी सी पुरानी वीडियो। आई रिमेंबर दिस वीडियो। आप टिकटॉक पे 1000 सारे ने कमेंट्स के डांस उन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो वीडियो आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, कुछ वीडियोस हमने आपके सामने रखी और हम अभी यही बात कर रहे थे कि वो डांस देखने के बाद हम सोचते हैं कि आप ऐसा करिए, प्रोफेशन चेंज कर लीजिए, आपके काम ज्यादा अच्छा कर टिकटॉकर बन जाए। बन तो गए हैं इतने, तो टिकटॉकर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि वो जो लिपसिंग उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की। मैं श्रेब ने भी तनकीद कर दी। चले कोई कुछ उन्होंने एफर्ट तो किया ना श्रेब, जी अच्छा बनने के। ये हम चाहते हैं कि आप क्रिकेट के मैदान में भी थोड़ी सी कर लें ताकि जो आप पे तनकीद की जा रही है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जरा दुनिया भर का हम चक्कर लगाते हैं। स्विट्जरलैंड के माहिरीन ने दरियाफ्त होने वाले करोड़ों साल कदीम चीते के ढांचे को आइंदा हफ्ते फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। ढांचा आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में आइंदा हफ्ते उस चीते के ढांचे को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा जिसके दांत तलवार की तरह है। मेरे ख्याल से अब ऐसे चीते नहीं होते। जाहिर है, अब तो डिफरेंट वाले चीते होते होंगे, इत्तकाई अमल होता है। माहिरीन के मुताबिक चीते का ये ढांचा 3 करोड़ 7 लाख साल कदीम है, जो 90% मुकम्मल हालत में मौजूद है। वाह, 90% उसकी हालत इंटैक्ट है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। जेम्स बॉन्ड फिल्म्स जैसी एक अनोखी कश्ती, ये आबदोस कह लें आप इसको, ये तैयार कर ली गई है। इससे समंदर के अंदर सफ़र करने के साथ पानी की सतह पर तैरना भी मुमकिन है। ये आबदोस बरतानवी कंपनी ने तैयार की है और कंपनी के मुताबिक 2 मिनट के अंदर ये स्पीड बोट से आबदोस की शक्ल इख्तियार कर सकती है और पानी के अंदर ये 98 फीट तक गोता लगा सकती है। इसमें 8 अफराद जनाब बैठ सकते हैं और ये शिपिंग कंटेनर्स, रोड ट्रेलर, हेलीकॉप्टर्स और तैयारों के जरिए समंदर तक पहुंचाई जा सकती है। जबरदस्त जी। चले एक कनाडा से रियलिटी। हाँ, अब ये वैसे अब होने लग गया है ना कि हम अगर जो चीज़ मूवी में देखते हैं वो फिर अब रियलिटी भी होने लगी। जैसे कल हमने शेयर किया था। अभी खबर है कनाडा से, जहाँ एक शख्स को कार में ड्राइविंग सीट की जगह फोल्डिंग चेयर लगाने पर पुलिस ने जुर्माना कर दिया। पुलिस ये कह रही है कि ड्राइवर अजीब अंदाज से गाड़ी में बैठा दिखाई दे रहा था, जिस पर उन्होंने उसे रोका। अंदर देखने पर मालूम हुआ कि कार की ड्राइविंग सीट गायब है। पुलिस ने फौरी तौर पर गैर महफूज अंदाज में ड्राइविंग और गैर मुनासिब सीट बेल्ट पर जुर्माना किया, जबकि गाड़ी की नंबर प्लेट उतारकर गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पाकिस्तान में अगर ऐसा हो तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो आपको याद है कि जब बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले कार्रवाई करते तो आगे से उन्हें क्या? लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने ऐसी फोल्डिंग कुर्सी लगाई तो मुझे लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहनी तो फिर तो चालान तो हो जाता है। हमने कंफर्ट के लिए लगाई हो। नहीं, क्या पता वो गया हो गाड़ी ठीक करवाने के लिए, उसने सीट उतारी हो कि ठीक करता हूं, मैं जरा चक्कर लगा के तो मैं बाहर कोई आपकी तरह धनिया ले गया तो उसने कहा नहीं गाड़ी ठीक करानी पड़ती है, गाड़ी बार ठीक लग जाती है बंदे से, इसमें क्या बात हो गई। अच्छा चलिए, जापान से खबर है हमारे पास। यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर मारियो थीम पार्क लगभग मुकम्मल हो चुका है और इसे इसी साल खोला जाना था, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड-19 अब थोड़ा सा डिले हो चुका है। ओसाका में 4 फरवरी 2021 को इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इस नए पार्क में बाज़ अशिया ऐसी हैं जो इससे कबल दुनिया में कहीं पेश नहीं की गई। सबसे बढ़कर मारियो की तमाम सीरीज पर गेम्स और थीम पार्क है। वाओ, लेट्स सी जी, फरवरी में भी ओपन होगा। आप जाएंगे? नहीं, छुट्टियां नहीं मिलेंगी। छुट्टियां नहीं मिलेंगी। फरवरी में वैसे भी मैंने सुना छुट्टियां किसी और को मिल रही हैं। हाँ, जेलस तक ही बर्न्स फ्रॉम मी। OMG पता चला मैंने किसी अब हम आपको बताएंगे कि जनाब सिर्फ 3 इंच की इससे मुतालिक हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद छोटी मुन्नी चुन्नी सी साइकिल की बात होगी, लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हैं। 3 इंच की साइकिल किसने चलाई, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं हम दूध की। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन अगर यही दूध आपके पास ऐसे सोर्स से आ रहा है कि जो पोल्यूटेड है तो फिर ज़ाहिर सवाल उठते हैं, क्योंकि फिर सवाल ये भी उठता है कि उसमें क्या डाला गया है। और मुज़रे सेहत दूध की जब हम बात करते हैं तो हमें तो मालूम ही नहीं चलता कि जो दूध हम लेकर आ रहे हैं, जो दूध हमारे घर पर आ रहा है, यानी खुला दूध, क्या वो मुज़रे सेहत है या कि वो ठीक दूध है। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ और हमने माजी में भी इससे मुताल्लिक़ खबरें रिपोर्ट की हैं कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं भैंसों को। ये ममनुआ इंजेक्शन होते हैं, ये लगाए इसलिए जाते हैं ताकि जो भैंस है वो दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा करे। हाँ। और ये ज़ाहिर है ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसका बाद में ह्यूमन बॉडी पर उस इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। और अभी रिसेंटली भी ये हुआ कि कुछ ऐसे ममनुआ जो इंजेक्शन है वो पकड़े गए, और कराची में पकड़े गए ममनुआ इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने इस मामले में अदालत से रुजू भी किया। बिल्कुल, और हमने देखा है कि ख़वातीन
वुमेन जो हैं वो ज़्यादा इससे हमें मुतासर नज़र आती है कि हार्मोनल जो इश्यूज़ होते हैं वो उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी ग़ज़ा कुछ ऐसी हो जाती है। फिर जब आप ऐसा दूध पीते हैं जो जिसमें मिलावट हो, या बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हम ऐसे देखते हैं कि दूध में झाग बनाने के लिए सर्फ ऐड किया जाता है, तो यकीनन ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो जैसा कि शुएब आपने भी कहा कि आपको नहीं पता कि आपके घर जो दूध आ रहा है वो आया बीमारियों से भरपूर है या वो ग़ज़ा से भरपूर है, इसलिए एहतियात बरतें तो वो ज़्यादा बेहतर है। द क्वेश्चन इज एहतियात कैसे बरतें? हमें तो मालूम ही नहीं ना, हम घर में बैठे चेक कर सकते हैं कि दूध में क्या है और क्या नहीं है। ऐसे में हम ये ज़रूर सवाल उठाते हैं कि जो एसोसिएशंस हैं उनका क्या किरदार हो सकता है, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें शाकिर उमर गुजर साहब, सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एंड वी हैव डॉक्टर मोहम्मद जासिर आफ्ताब, वेटनरी एक्सपर्ट हैं, आपको भी हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेलकम टू द शो। शाकिर साहब, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपने तो अदालत से रुजू भी किया इसी अहम मामले पर, बिकॉज ज़ाहिर आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम पर भी जाएं आप लोग, प्रोडक्शन ज़्यादा हो लेकिन दुरुस्त तरीके से हो, जो मसाइल आपको आप एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो मामला है ममनुआ इंजेक्शन वाला, ये आपके नोटिस में कब से है कि ऐसा अभी तक हो रहा है कि कहीं ना कहीं पर ये ममनुआ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समा का, बहुत अहम इशू है और ज़रूरी है हम ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद इस इंजेक्शन पे अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। बिल्कुल, मीडिया को इस पर बात नहीं करनी चाहिए, पर ज़ाहिर सी बात है स्मगलर्स जो स्मगलिंग करते हैं उसकी बुनियाद पे आप भी बात करने पे मजबूर नहीं सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर देखें खबर ऐसी आए कि ममनुआ इंजेक्शन पकड़े गए तो इसका मतलब है वो इंजेक्शन आए भी हैं, इसका मतलब है वो इंजेक्शन लगाए भी गए, इसका मतलब है वो दूध किसी न किसी ने कंज्यूम किया। नहीं, देखें जी, बात ये है बाज़ लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एसोसिएशन भी इस पर डिसीजन लेती है और इदारों को लिखती है। और अगर ये ममनुआ इंजेक्शन स्मगल होके आ रहे हैं तो उसका ज़िम्मेदार डेयरी फार्मर हरगिज़ नहीं है, इसका ज़िम्मेदार है, जाहिर सी बात है, ये इंजेक्शन ऐसा है जिसके लिए सप्लाई कोल्ड चेन को मेंटेन रखना पड़ता है, 3 घंटे में ख़राब हो जाते हैं। ठीक, तो ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि जी इसके अंदर इदारों में शामिल काली भेड़ें शामिल हैं अगर इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा। और अगर नहीं हो रहा और पाबंदी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर डेयरी फार्मर्स को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने नहीं, सर, हमने आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने खुद नोटिस भी लिया, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ सर कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि इंजेक्शन मौजूद है, किसी ने लगाया, इसमें मुमकिन है जिस शख्स ने लगाया उसे शायद उसके नुकसान का इल्म भी ना हो, वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए लगा रहा हो, ये भी तो सर मुमकिन है। देखें जी, मैं आपको बताऊं कि ये इंजेक्शन 20 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था, चूंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मुझे इल्म नहीं है, और WHO से रजिस्टर्ड होने के बाद फिर ये यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं अप्रूवल के बाद, तो मुझे नहीं पता किन बुनियाद पे ये रजिस्टर्ड हुआ और 20 साल लगता रहा। अच्छा, तो ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आखिर को 20 साल तक जो रजिस्टर्ड करके लाए, जो लगता रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, तो अगर माजी में ही झांकते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, हम तो देखें जी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा। हम बर वक्त इदारों को आगाह करते हैं, कलम की नोक उठाते हैं और चलाते हैं। सर, ज़ाहिर इदारों को आगाह करना वो एक मामला है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको गाइड करना, उनको एजुकेट करना, इस पर भी काम हम करना बहुत मुसलसल ज़रूरी है। एजुकेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें हमारे जितने भी मेंबरान हैं वहाँ पे इजाज़त नहीं है इंजेक्शन लगाने की, और ना ही हम इंजेक्शन लगाते हैं, और हम ऑर्गेनिक दूध पैदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कहा गया कि जी मिलावट शुदा दूध, आप सबको ये समझना चाहिए पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है दूध की पैदावार करने वाला, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दूध की पैदावार में खुद कफील है। तो जाली दूध जहाँ भी बनाया जा रहा है या दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इदारों को उस पर बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए। ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसका क्या मकसद है? दूध को गाढ़ा कर देना, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, मतलब क्या होता क्या है? देखिए जी, वो जब मैं एक फार्मर हूँ, अगर एक आम फार्मर की हैसियत में आप मेरे पास आएँ, आप कहें जी फलां चीज़ लगाएं, आपका दूध बढ़ेगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो फार्मर उसे लगाएगा। फार्मर सादा है, मैं यही बात करता कि सादा फार्मर लोग को है, मालूम नहीं नाख्वानदा है, है, पढ़ा लिखा नहीं है, पर चूंकि देखें
बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नसीम सादिक साहब ने इस पर काम किया है, पंजाब में यूआस यूनिवर्सिटी ने काम किया। उसके बाद कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया था कि इस पर बैन लगा दिया गया था और फिर ये चैप्टर क्लोज हो गया। और बार बार मीडिया की जानिब से जब ये सवालात आते हैं तो मैं अगर एक चीज अगर पकड़ी गई है या उस पे कार्रवाई हो रही है तो ये हमारा तो फर्ज है ना कि हम आवाम तक पहुंचाएं कि अभी भी ये चीज हो रही है, तो आप बराए मेहरबानी एहतियात बरतें। वो समझ लें जी कि ये इंजेक्शन अगर बगैर सप्लाई कोल्ड चेन के आएगा तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो बेकार है। ठीक है, लेकिन बहरहाल सर आपने बड़ा अच्छा किया, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर मोहम्मद यासिर आफ्ताब साहब भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब तो मुझे बताइएगा कि ये जो इंजेक्शन जिसको पहले अप्रूव किया गया 20 साल लगता रहा, इससे होता क्या है थोड़ा सा समझने के लिए बता दें, क्योंकि प्रोडक्शन ज़रा इससे बढ़ाने की बात होती है। दूसरा सर, इस इंजेक्शन लगने के बाद जो दूध प्रोड्यूस हो रहा है वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी यानी ह्यूमन बॉडी पर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने इस इशू पे बात करने के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चूँकि ये इंजेक्शन अब ममनुआ है, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान के अंदर अगर किसी तरह मुबैना तौर पर गैर कानूनी रास्ते से पहुंचता है तो सबसे पहले तो इस पे ये सवाल होना चाहिए कि ये क्यों पहुंचता है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। और यकीनन यहाँ पे आपने जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बिठाया हुआ है, इसमें जो रेलेवेंट वो ये था कि जो इदारे इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो इसको रेगुलेट करते हैं। सर, अब तो बैन लग गया है, तो अब तो ज़ाहिर है अब बैन लग चुके हैं। अब हम माजी में मैं कहूँगा कि झांकने का फ़ायदा नहीं है, और बहुत से इदारों के रिप्रेजेंटेटिव फिर आकर बात भी नहीं करते, अपना मौक़िफ़ देते नहीं। तो इसलिए सर हम उसी पॉइंट पर रहते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है, ताकि अवाम ज़रा समझ लें कि जो ऐसा दूध इस्तेमाल कर रहा है कि जिसमें वो इंजेक्शन लगा हुआ है, तो फिर उससे नुकसान क्या होता है। प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। बेसिकली ये इंजेक्शन जब पाकिस्तान में रजिस्टर हुआ तो इससे पहले ये दीगर ममालिक में भी रजिस्टर था और अभी भी ये रजिस्टर है। और इसमें जो नुकसान, जब इस पर बात की गई, ये डिबेट में आई कि हमें इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, और इस पर बहुत ज़्यादा उस वक्त बहस हुई, और उसमें डेफिनेटली इसमें ये बात की जाती थी कि ये जो इंजेक्शन है, जब ये लगता है, एक तो इससे ह्यूमन के अंदर कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें सामने आई, और फिर अर्ली पुबर्टी से रिलेटेड सामने आई, और ओबेसिटी से रिलेटेड चीज़ें सामने आई, और उसके साथ साथ इस इंजेक्शन के जो एनिमल्स हैं उन पे भी जो हेल्थ के इफ़ेक्ट्स हैं वो चीज़ें सामने आई, और वो उनकी रिप्रोडक्शन को डैमेज करते हैं। तो इससे दो चीज़ें सामने आई, एक तो ह्यूमन हेल्थ वो इससे मुतासर होती है, और सेकंड जो एनिमल वेलफेयर का पॉइंट है कि एक जब आप एक एनिमल है उसकी एक नॉर्मल एक मैकेनिज्म है प्रोडक्शन का, जब आप उसको ट्रिगर करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे किसी हार्मोनल वे से, तो डेफिनेटली वो एक उसकी जो बॉडी है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, और ओवरऑल जो उसकी रिप्रोडक्शन है वो भी मुतासर होगी, और ओवरऑल इससे जो लाइफस्टाइल का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। सर आप मुझे ये बताएं, इसके अंदर बड़ी सर प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल करने के साथ साथ अगर ये भी बता दें कि क्या ये मुमकिन है कि एक आम सारिफ ये चेक कर सके जो दूध उसके घर पर आ रहा है उसमें क्या मसाइल हैं? क्या ये चेक करना इतना आसान है? क्या ये इतना सहूलत से हो जाता है? अच्छा, ये जब आप सारफ की बात करते हैं कि वो दूध चेक कर ले, इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं या जब हम मिलावट की बात करते हैं तो इससे ये तासुर ना दिया जाए कि पाकिस्तान में हर फार्मर ये इंजेक्शन लगाता है, और ना ही ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दूध वो सेल हो रहा है वो मिलावट शुदा है। पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है दूध की, उसके अंदर डेफिनेटली जिस तरह बाकी शोबों के अंदर खराबियाँ मौजूद हैं, इसमें भी मौजूद है, लेकिन उसके ये बहुत थोड़ी मिकदार में ये इंजेक्शन जब ये अलाउ था तब भी ये बहुत थोड़ी मिकदार में एक मखसूस एरिया के अंदर लगता था, और अब चूँकि ये बैन हो चुका है तो लिहाजा ये इस पे जो असल पॉइंट है जिस पे मैं फोकस करूँगा कि हमें ये चेक करना चाहिए कि ये इंजेक्शन जो है ये जब ये बैन है तो फिर ये पाकिस्तान में पहुंचता कैसे है। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब हम इसी पे जो है जब हम अदालती कार्रवाई की बात करते हैं तो फिर इसीलिए तो ये मामला अदालत में उठाया जाता है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। तो प्लीज़ जब आपके घर में खुला दूध आता है तो उसको चेक करना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। पंजाब का रुख करते हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए अब ट्रक भी मैदान में आ गया है जो मुख्तलिफ मकामात पर हवा की क्वालिटी का डेटा इकट्ठा करेगा। पहली बार इस ट्रक को रावलपिंडी के मसरूफ तरीन इलाके
कचहरी चौक पर खड़ा किया गया है, जहां ट्रैफिक के दौरान 6 घंटे डेटा महफूज किया गया। जमा होने वाले डेटा के बाद हुकूमत क्या फैसले करेगी? क्या पंजाब में मजीद भट्टे बंद होंगे? क्या फैक्ट्रीज को आलूगी से मुतालिक नई गाइडलाइंस दी जाएंगी? क्योंकि हमने देखा कि लाहौर सरे फहरिस्त था, क्योंकि वहाँ पर भट्टे बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे। वहाँ पर धान की जो फसल है उसको जला दिया जाता था। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हक साहब, गुड मॉर्निंग। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पंजाब में एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही देखी जा रही है और लाहौर इसमें सरे फहरिस्त हमें नज़र आ रहा था। अब जो मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है, यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये काम किस तरह से करेगा? कब तक डेटा इकट्ठा किया जाएगा? फिर कब इस पे एक्शन लेना शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने मोबाइल पे वैसे ही देख सकते हैं। हमारी गाड़ी तो इस वजह से आई थी कि काफ़ी डिफरेंट और पैरामीटर्स थे जो हम चेक करना चाह रहे थे, और ऐसे हमारा बल्कि हम सबको पता ही है कि इवन पिंडी का भी और इस्लामाबाद का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना बेहतर नहीं है, अनहेल्दी के अंदर ये आता है। तो हमारे जो पंजाब में खुसूसन जो हमारा रावलपिंडी में 2 किस्म के मेन पोल्यूटेंट जो सोर्स हैं। एक पहले तो मारगला हिल में था, क्रशर्स थे, वो तो सारे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो सारे बंद हो चुके हैं। और साथ दूसरा ब्रिक किलन थे, तो ब्रिक किलन भी बंद हो गए हैं इस जगह पे। तीसरे हमारे यहाँ जिस तरह एक बात की कोई इंडस्ट्री इतनी कोई मेजर इंडस्ट्री है नहीं, तो मेरे ख्याल से हमें जो ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है वो एक गाड़ियों की जो एमिशन है इसके ऊपर शायद हमें कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और हम इसके ऊपर एक कैंपेन लॉन्च भी कर रहे हैं जिसके अंदर वो गाड़ियाँ जिनका जो स्मोक ज़्यादा एमिट कर रही हैं उनको फ़ाइन किया जाए और उनको इम्पाउंड किया जाए ताकि हम इस एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकें। सर, यानी कि इस वक्त जो रावलपिंडी में सबसे बड़ा मसला है, या उस रीजन में सबसे बड़ा मसला है एयर क्वालिटी को जो पोल्यूट कर रहे हैं वो है गाड़ियाँ, वो जो रोड यूज़र्स हैं उनकी सबसे बड़ी गफलत है, सबसे बड़ी कोताही है। सर, गाइड कीजिएगा कि किसी भी रोड यूज़र को ये कैसे मालूम हो कि जो उसकी गाड़ी की एमिशन है वो ऐसी है जिससे एयर क्वालिटी पोल्यूट हो रही है, ज़्यादा ख़राब हो रही है, ताकि वो उसको सेट कर ले, ताकि उसको चेक करा ले, उसको फिक्स कर ले। देखिए, इस एयर क्वालिटी के अंदर तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर मेन हमें लग रहा है कि अभी शायद व्हीकल्स रह गई हैं, क्योंकि जो हमारे मेन पोल्यूटेंट्स बाकी थे, जैसे मारगला हिल में क्रशिंग थी वो बंद हो चुकी है, उसका ब्रिक किलन बंद है। उसके बावजूद हमारी एयर क्वालिटी ने इम्प्रूव तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली किया, मगर उसके बावजूद अभी भी हम जो एक इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं हेल्दी वाले या मॉडरेट के अंदर हम अभी तक हम नहीं आए। तो हमने जो अपना एनालिसिस किया जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ था, तो हम इसी नतीजे पे पहुँचेंगे अभी जो गाड़ियों के एमिशन है जो पहले शायद जिसके ऊपर हमारा इतना फोकस नहीं था, हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और इससे मुतालिक तो सर हमने ये देखा भी, हम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इससे मुतालिक हमने देखा कि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी ज़ाहिर है इसीलिए मुतारिफ़ कराया गया ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम स्विच करें और आहिस्ता आहिस्ता हम मैस ट्रांजिट सिस्टम की तरफ स्विच करें, ताकि लोग कम से कम अपनी गाड़ियाँ निकालें। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि एक शख्स घर से निकलता है अपनी गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, और अगर वही मैस ट्रांजिट सिस्टम को यूज़ करेगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी। सर, मुझे बताएगा कि यूँ तो ज़ाहिर है ये मामला इस्लामाबाद का, लेकिन उसका इम्पैक्ट रावलपिंडी में आता है, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। आई सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके जो एमिशंस हैं, क्या वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं इन रावलपिंडी एंड इन द रीजन कि वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं? देखें, ये जो एटमॉस्फेयर है ये तो इकट्ठा ही है बेशक डिफरेंट मुल्कों का, और खुसूसन जो हमारी तो इस्लामाबाद के साथ तकरीबन एक ही एरिया जिसके अंदर हम फॉल करते हैं। थोड़ा सा हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा उस लिहाज से वो निज़ाम तो नहीं होता कि हम एग्जैक्टली उनको रेगुलेट कर सकें कि वो फेडरल गवर्नमेंट में आ जाता है। बिल्कुल, हमारा जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया रवात में है वो ऐसा कोई इतना इंटेंसिव नहीं है, उसके अंदर छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, तो वो तो ऐसा कोई इतना पोल्यूशन में। तो इस्लामाबाद की वो इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही है सर? इस्लामाबाद का अपना भी इंडेक्स नहीं, मेरे पास एग्जैक्टली कोई स्टैटिस्टिक्स इस्लामाबाद के नहीं है। ऐसा हमारा और इस्लामाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो एक ही है, वो सेम है सर। ठीक है, ये तो आप बात हो गई सर, और ज़ाहिर है इससे मुताल्लिक आपने कहा कि अब ज़रा मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद ही मालूम होगा कि जो गाड़ियां हैं इनका जो धुआं है ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, उसके बाद ही ज़रा आप लोग भी गाइडलाइंस बना सकेंगे, उसके बाद ही आप लोग चालान करेंगे उन अफराद का जिनकी गाड़ियां ज़्यादा स्मोक जो है वो एमिट करती हैं। सर, बिकॉज यू आर विद मी, तो मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल से मुतालिक भी आपसे बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है सर ये महंगाई,
और इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि जो लिस्ट जारी की जाती है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से या फॉर दैट मैटर इंतज़ामिया की जानिब से कि ये रेट होगा सब्ज़ी का, ये रेट होगा फल का, ये रेट होगा गोश्त, मुर्गी और अंडे का, उस पर अमल दरामद नहीं होता। सर इन रावलपिंडी ये भी ज़ाहिर इशू है कि उस लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सर क्या एक्शन लिया जा रहा है, और थोड़ा सा अगर आप एक्शन से मुतालिक बता सकेंगे कि पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में आपने कितना एक्शन लिया, और अगर कोई शिकायत करे तो उसका तरीक़ेकार क्या है, क्या आपने कोई नंबर जारी किया हुआ है? देखें, पंजाब के अंदर एक कीमत ऐप एक चीज़ है, एक जो एप्लीकेशन है जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पे भी, उसके अंदर आप किसी बंदे की भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप उसका 3-4 पैरामीटर्स हैं, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, उसकी रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं थी, ओवर चार्जिंग कर रहा था, वो जैसे आप कंप्लेन करते हैं स्ट्रेट अवे वो कंप्लेन हमारे पास पोर्टल पे आ जाती है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 आवर्स के अंदर उसको कंप्लेन को एड्रेस करना और उसको रिस्पॉन्ड करना। रावलपिंडी में एक महीने में सर कितना एक्शन हुआ? फॉर एग्जांपल नवंबर के अगर स्टैट्स में आपसे पूछ लूँ तो रावलपिंडी में उस कीमत ऐप पर कितनी शिकायत आई, कितनी शिकायत आपने एड्रेस की, कितना जुर्माना हुआ, कितने लोगों को आपने इस बारे में कहा कि आपने पाबंदी ने आपने जो है वो ओवर चार्ज किया है? ऑलमोस्ट 2000 कंप्लेन हमारे पास हैं, मतलब ये मंथली कंप्लेन हमारे पास आती हैं जो कीमत ऐप पे हैं। मगर कीमत ऐप तो सिर्फ एक पैरामीटर है, इसके अलावा बाकी हमारे डिफरेंट पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं। इसके अलावा लोग स्टेट वे आके कंसर्न मजिस्ट्रेट्स को या एसीज को या इवन डीसी ऑफिस में आके कंप्लेन करते हैं। हमारा जो रफली जो हमारा एक एवरेज जो चालान हमारा पूरे महीने का होता है वो 40 से 50 लाख 60 लाख तक जाता है, इट डिपेंड्स के जो हम महीने में चालान करते हैं। हमारे पास 55 मजिस्ट्रेट्स हैं जो पूरी तहसील पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। बट हैविंग सेड दैट ये सारा अभी भी इनसफिशिएंट है, डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है और सच हमारे पास क्योंकि हमारे पास कोई स्पेशल लोग नहीं होते कि जो सिर्फ इसी काम पे डेडिकेटेड है। कंसर्न ऑफिसर्स हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके बाकी काम है, साथ उसके पास प्राइस मजिस्ट्रेसी भी है। तो उसके अंदर डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से हमें मज़ीद इस पे काम करना चाहिए ताकि हम इसको इंश्योर कर सकें। एक टाइगर फोर्स को भी काम सौंपा गया था, उनकी कितनी कारकर्दगी सामने आई, और दूसरा जो ये सस्ते बाजार लगाए जाते हैं क्या वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस ऐसे ही रखा जाता है? देखिए, सस्ता बाज़ार तो ये हमारे कुछ क्रिटिकल बाज़ार हैं, इसमें तो ऐसे हमारा मॉनिटरिंग काफ़ी बेहतर होती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है, हर जगह पे हमारा कोई इतना अच्छा मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। जो क्रिटिकल बाज़ार है हमारे मैन, उसके अंदर तो प्राइस लिस्ट भी हमारी, मैं अगर 100% नहीं कहूँ तो कम से कम 90% प्लस डिस्प्लेड है क्योंकि उनको तो हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। और सहूलत बाज़ार तो मैन ऐसे हमारे 16 बाज़ार हैं, सहूलत बाज़ार हमारे पास पिंडी में 5 हैं, बाकी तहसील में एक है, तो वो तो हम 100% मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। वक्त सर आपने इस बारे में हमसे बात की, बहुत शुक्रिया सर। बढ़ते हैं आगे और बात अब हम करेंगे एक गफलत की, और ज़रा सी गफलत जान ले लेती है। और ऐसा हुआ कराची के इलाके न्यू कराची में गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ और इस वाक़े के नतीजे में एक बच्ची की जान चली गई, वालिदैन बुरी तरह झुलस गए। अहले मोहल्ला के मुताबिक सारा दिन गैस आती नहीं और घर वालों से जो स्विच है वो खुला रह गया, जो वॉल है वो खुला रह गया, और रात को जब गैस आई तो पूरे घर में फैल गई। मालिक मकान ने सुबह उठकर जब सिगरेट जलाई तो पूरा आशियाना जल गया। इस सारे मामले पर अपडेट करेंगे शाहनवाज अली कादरी। जी शाहनवाज, प्लीज अपडेट कीजिएगा इससे मुताल्लिक, अब तक क्या तहकीकात हुई हैं? आई थिंक शाहनवाज से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। अभी कराची की हम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मनासिर आप देख सकते हैं। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। ये ज़रा सी गफलत थी कि पूरा घर किस तरह से मुनहदिम हुआ, ये मनासिर भी आप देख सकते हैं, और एक जानी नुकसान भी हुआ। एक नन्ही सी बच्ची की जान चली गई, जबकि जो वालिदैन हैं वो बुरी तरह झुलस गए। जब अहले मोहल्ला का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि सारा दिन गैस नहीं आती, घर वालों से स्विच खुला रह गया, और रात को जब गैस आई तो पूरे घर में गैस फैली हुई थी, और सुबह शायद सिगरेट सुलगाई गई या कुछ और था तो वो घर में आग लग गई और आग में एक जानी नुकसान हुआ और वालिदैन झुलस गए।
रहे। मनाजिर में देख सकते हैं कि कितना बुरा नुकसान हुआ है, घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया है। और इस वाक़े से हम सबको एक ही सबक मिल रहा है कि गैस आ रही है या नहीं आ रही, खुदारा आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपके घर में गैस के जो स्विच हैं वो बंद है, गीज़र के स्विच बंद है, बिला ज़रूरत नहीं चल रहे। शाहनवाज से हमारा राबता बहाल हो गया, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज बताएगा अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जो मलबा था वो हटाया गया, जब अहले मोहल्ला से मजीद बात करने की कोशिश की गई तो क्या मौक़िफ़ था उनका और ये आग लगने की वजह क्या बनी? देखिए, ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ से पेश आया था जब घर में गैस भर जाने से ज़ोरदार धमाका हुआ था। सुबह 8:30 बजे के करीब ये न्यू कराची सेक्टर 5D है जहाँ ये मकान वाक़ है, यहाँ वाक़या पेश आया। और उसके बाद जो इतराफ़ की जो बिल्डिंग्स थी वहाँ तक आवाज़ें आई थी और जो करीब जो गाड़ियाँ खड़ी थी उस पर ये मलबा गिरा था। यहाँ पर BDS का अमला पहुँचा था, उसका ये कहना है कि घर के अंदर जो है गैस की लीकेज थी। ये जो घर के जो मकी थे वो जो गैस का पाइप है निकाल कर सिलेंडर से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बायस घर में लीकेज हो गई। और जब घर के जो सरबरा हैं आदिल साहब वो सुबह उठे हैं और उन्हें किसी काम से कोई चीज़ जलाई है तो फिर ये धमाका हुआ। शाहनवाज, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ, शाहनवाज अरे खबर तो रिपोर्ट हुई बट प्लीज़ मुझे इस इलाके से मुताल्लिक बताइएगा, यहाँ पर गैस का मसला कितना पुराना है? क्या यही मामला है कि यहाँ पर गैस कई घंटे नहीं आती और लोग इसी तरह से फिर मैनेज कर रहे हैं, सिलेंडर भरते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही मसला है और ये आज का मसला नहीं है, तकरीबन 1 साल होने वाला है यहाँ पर। कल हम यहाँ पर ज़रूर आए थे और हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया था और लोगों से बात की थी तो लोगों ने हमें बताया था कि कई सालों से ये मसला चल रहा है कि गैस तो आती ही नहीं है, 3 या 4 घंटे के लिए आती है सुबह। ठीक है, यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, तो यहाँ के ये मसला ऐसा ही है शाहनवाज कि यहाँ पर गैस नहीं आ रही, सालों से नहीं आ रही, इसीलिए ये मामला ऐसे हैं कि ऐसे हादसात रिपोर्टर साथ रहिएगा। तर्जुमान SSGC शहबाज इस्लाम से हमें ज्वाइन किए, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हमने कुछ चंद रोज़ पहले भी जब उनसे बात की थी उन्होंने कहा था कि कुछ इलाकों में टेक्निकल मसला तो है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर गैस की शॉर्टेज है या सप्लाई मुअत्तल है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग हो। वो कहते हैं लोड मैनेजमेंट हो सकती है, हम गैस प्रेशर को मैनेज करते हैं, लेकिन कहीं पर भी लोड शेडिंग नहीं है। शाहनवाज, जब हम बात इलाके की कर रहे हैं तो इससे पहले कि मैं शहबाज साहब की तरफ जाऊं, मुझे बताइएगा इलाका मकीन क्या कहते हैं? सिर्फ इस हादसे से मुताल्लिक नहीं, ये जो इसकी वजह बनी उससे मुताल्लिक, गैस नहीं आती, सालों से नहीं आती, वो कैसे मैनेज करते हैं? इसी तरह सिलेंडर से ही मैनेज करते हैं? यानी इतना जदीद शहर लेकिन उसमें हालात ये हैं कि हम पत्थर के ज़माने में चले गए हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं आपकी इलाका मकीनों से भी बात करवाता हूँ। ये जो दावा किया जा रहा है कि लोड मैनेजमेंट की जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो मकी मेरे साथ मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। सर, ये यहाँ पे कुछ हमारे मौजूद थे तो वो अभी उनको हम नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहे, तो यहाँ पे हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर गैस आती ही नहीं है, जिस वजह से ये उनको मजबूर है कि वो यहाँ पर सिलेंडर इस्तेमाल करें। तो ये बहुत खासी बुरी सूरत हाल है। उनका कहना है कि हमें शौक नहीं है कि यहाँ पर सिलेंडर इस्तेमाल करें। जाहिर है शाहनवाज, किसको शौक होगा कि गैस पे पकाए, गैस पे खाए, गैस सिलेंडर भरवाएं? खुदा न खास्ता ऐसे फिर मामलात भी पेश आ जाते हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने राबता किया तर्जुमान SSGC शहबाज असलम साहब से। शहबाज साहब, गुड मॉर्निंग। इस इलाके में गैस की सप्लाई क्यों मुअत्तल है और इलाका मकीन का मौक़िफ़ है कि ना जाने कितने सालों से यहाँ गैस नहीं आ रही? शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं बताऊं। सबसे पहले तो मेरा नाम शहबाज असलम नहीं है, शहबाज इस्लाम है। मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। ओके, देखिए, जो हमारा कल जो हादसा हुआ है उसके लिए हमने अपनी टीम को भेजा था टू एनालाइज के हुआ क्या है। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो ये बताती है कि उनके यहाँ गैस आ रही थी, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ गैस नहीं आ रही थी। और ये सिलेंडर का धमाका नहीं है, ये एक्चुअली जब गैस आती है और थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ तो जो अंदरूनी घर के अंदर की सारी जो मेंटेनेंस है वो एक्चुअली रेजिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप चूल्हा खुला छोड़ देंगे और उसकी फिर बाद में जब गैस फुल प्रेशर से आएगी तो लीकेज, उसकी वजह से जो धमाका होगा वो उसमें कसूर जो है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है शहबाज साहब, ये ज़ाहिर है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जिम्मेदारी यूज़र की होती है। लेकिन सर, सवाल मेरा ये है कि एक ऐसा इलाका जहां सालों से गैस की सप्लाई इस तरीके से हो कि 2-4 घंटे आए दिन में, बाकी टाइम ना आए और उन्हें फिर वो सिलेंडर भरना पड़े और बाद में यूज़ करना पड़े, सर जिम्मेदार कौन है इसका? जी, आपने मेरी पूरी बात को एक दफ़ा प्लीज़ हो देने दीजिए।
मैंने आपको बताया कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि उन्होंने गैस का वो खुला छोड़ दिया था, तो जब उसकी वजह से गैस की लीकेज हुई है, और जब वो लीकेज हुई है और वहाँ पे किसी ने कोई चूल्हा, कोई सिगरेट जलाया या कुछ जलाया, उसके बाद धमाका हुआ है। ये गैस सिलेंडर का धमाका नहीं है सर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि गैस सिलेंडर का धमाका है, मैं नहीं कह रहा कि उनकी गलती नहीं है। मेरा सवाल ये है, एक ऐसा इलाका जहां सालों से गैस की सप्लाई इस तरीके से आ रही है कि 2-4 घंटे गैस आती है, बाकी पूरा दिन गैस नहीं आती। जब खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, रात का खाना बनाना है, गैस अगर नहीं आ रही, वो सर सिलेंडर भरते हैं और फिर यूज करते हैं। दिस इज अनसेफ। सर ये जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर आप अब स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहे, इलाके की बात मैं पहले जुमले से इलाके की बात कर रहा हूं सर, आप केस पर जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, इलाके के हिसाब से हमारा वो एक टेल एंड है जहाँ पे जब एक सर्टेन प्रेशर, देखिए ये समझ लीजिएगा कि जब कोई चीज दूर होती है टीबीएस से, तो उसके प्रेशर जब वहाँ पे टीबीएस पे कम होता है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते गैस थोड़ा कम हो जाता है। हम वहाँ पे पाइपलाइन पे काम भी कर रहे हैं ताकि प्रॉपर गैस वहाँ पहुंच सके। तो सर ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी देखिए, हम सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। 45,000 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा, पूरा 45,000 किलोमीटर्स। वहाँ पे कहीं पे डिटोरेशन भी हुई है, हम रिहैब का सारी बात करिएगा। इस इलाके का मसला हल हो सकता है सर करीब कुछ महीनों में? जी हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द इसका हल हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज जुम्मा है, यानी कि छुट्टी होने वाली है। सैटरडे एंड संडे का आपका है क्या प्लान? अगर आप सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ जाने की ख्वाहिश आपकी होगी जहाँ पर रश ना हो, जहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करना आपके लिए भी आसान हो, खुली सी फजा हो और कोई नया स्पॉट हो। बिल्कुल, तो हम आपको सैर कराएंगे पहाड़ों के दरमियान ऐसे किले की जो बिल्कुल दीवारें चीन की जैसा है। हम बात करें किला रनीकोट की, जिससे मुतालिक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि चूने के पत्थर से तामीर होने वाले किले पर कितनी लागत आई है और ये किला क्यों तामीर किया गया, ये भी एक मिस्ट्री अभी तक समझ नहीं। ये चूना क्यों लगाया गया? खैर, खंडरात से पता चलता है कि किले की इमारतें खासी अजीम रही हैं। हम जब वहाँ गए, हमने देखा, हमने एंजॉय किया, मैनी पैडी कराया, खाना भी खाया और वहाँ पर बहुत लंबा सफर तय करने के बाद हमने क्या देखा था? परिस्तान देखा था, परियों का तालाब देखा था। ये सारा अहवाल आपको अब दिखाते हैं। कराची से कुछ दूर अंदरूने सिंध हमने एक जगह एक्सप्लोर की, एक जगह डिस्कवर की जिसको गलत उलाम में कहा जाता है रानीकोट, लेकिन सही लफ्ज क्या है भाई? रनीकोट कला। इस कले के अंदर बहुत कुछ मौजूद है जनाब। क्या है? किले को हमने करना है आज एक्सप्लोर। दैट इज व्हाई वी आर हियर। कराची से हमें तकरीबन 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे। स्टार्ट का सफर बड़ा मुतमईन था, लेकिन जैसे से हम इस कोट के करीब, इस कले के करीब आते रहे तो सफर थोड़ा दुश्वार हुआ। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप आ रहे हैं घूमने फिरने तो एडवेंचर थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। गाड़ियां यहाँ तक पहुंची हैं जनाब, और जब इस किले से मुतालिक हमने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, यहाँ मौजूद लोगों से बात करके हमने ये समझने की कोशिश की कि इसकी तारीख क्या है। इसकी तारीख क्या है तो हमें पता चला कि इसे रिजेंबल किया जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से। यस, दीवारे चीन से इसे रिजेंबल किया जाता है। इसे कहा जाता है दीवारे सिंध, ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। अब ये तामीर क्यों हुई थी, इस पर आज भी एक बड़ा सा सवालिया निशान है। कहा यह जाता है कि शायद दुश्मन के हमलों से बचने के लिए इसे तामीर किया गया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मोर्चे बनाए गए जो कि इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि उस जमाने में जब ये तामीर किया गया हमले ज्यादा होते थे। और कहा यह भी जा रहा है कि इससे मुताल्लिक के बहुत ही कदीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा किला इसे कहा जाता है। और इससे मुताल्लिक ये भी कहते हैं कि
कि एक तरफ पहाड़ ने नेचुरली डिफेंस दिया हुआ है, बाकी 3 अतराफ इसकी दीवारें हैं, 4 इसके मरकजी दरवाजे जहाँ से हम दाखिल हो सकते हैं, लेकिन हम दाखिल होंगे सन से, यानी उस दरवाजे का नाम है सन, या मकाम भी है जहाँ से दरवाजे इससे हम दाखिल होंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे। जब दीवार की हम लेंथ की बात करें तो कहा जाता है कि सबसे लंबी इसकी दीवार है वो तकरीबन 30-32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर है, यानी इतनी लंबाई पे दीवार है और इतने वसीअ अरीज़ रकबे पर ये कला फैला हुआ है। यहाँ पर चश्मा भी है जो कि कुदरती है, यानी अगर कोई बाहर से हमला करे तो उसके पास एक महदूद जो है उसके पास वसाइल होंगे, लेकिन जो अंदर है उनके पास नेचुरल वसाइल हैं। ये जिस वक्त में तामीर किया गया, इसकी फ़न तामीर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मटीरियल कितना ज़बरदस्त था, तभी पाकिस्तान और दुनिया के बेहतरीन कलों में इसका शुमार होता है। इसको एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि सिंध की सकाफत कितनी यहाँ छुपी है, इसके सीने में कौन से ऐसे राज हैं। यस, और कितने गोट हैं यहाँ पर जो कि इस किले के अंदर मौजूद हैं, कौन कौन यहाँ पर रहता है, और टूरिस्ट यहाँ पर जो आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ कितनी बेहतर हो चुकी हैं। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या काम किया, बिकॉज जब भी हम किसी टूरिस्ट स्पॉट की बात करते हैं हम ज़रूर ये कहते हैं कि हुकूमत ने काम नहीं किया, इंतज़ामिया सो रही है, लेकिन लगता है कि इंतज़ामिया जागी, सिंध हुकूमत ने कुछ काम किया, सयाहत को फ़रोग दिया, सयाहत को फ़रोग दिया जिसकी पाकिस्तान में बेहद ज़रूरत है। हम देखते हैं कि KPK हो जाए, पंजाब हो जाए, वहाँ पे सयाहत के हवाले से बड़े काम होते हैं, तो हमने कहा कि भाई सिंध की भी कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसपे काम हो रहा है, वो है सयाहत। एग्जैक्टली। चलिए फिर अब चलते हैं आगे, लेट्स एक्सप्लोर रानीकोट फोर्ट। स्टे विद मी। आ जाए। रानीकोट एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन्हीं पत्थरों पे चलते चलते मेरी कोट की जानिब जा रहे हैं। रास्ते में आ गया ये पानी का चश्मा, गुजरना है इससे लाजमी, गाड़ी तो गुजर जाएगी, हम भी गुजरेंगे पैदल, क्योंकि जब यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। इस पानी में कुछ खास है, इस पानी में क्या ट्रीट है ये हमें बताएंगे महक, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं, जूते उतार के वहां पर बैठी हुई हैं। चलते हैं उनकी तरफ। जी तो शुएब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इस चश्मे को क्रॉस के बगैर आप रानीकोट की जानिब नहीं बढ़ सकते, तो मेरे पैर इस चश्मे में हैं और चश्मे का पानी बहुत ठंडा है। इसके साथ साथ इस चश्मे के अंदर ढेर सारी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं, और मेरे पाँव का वो पेडिक्योर कर रही हैं, यानी जितनी डेड स्किन है वो सारा खा रही हैं। ये वो मछलियाँ हैं जो कि पूरी दुनिया में जब आप फ़िश पेडिक्योर कराते हैं तो यही मछलियाँ इस्तेमाल होती हैं उस फ़िश पेडिक्योर में, और बेतहाशा पैसे देकर, इवन पाकिस्तान में भी फ़िश पेडिक्योर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, जहाँ जहाँ से ख़वातीन फ़िश पेडिक्योर कराती होंगी उन्हें अंदाज़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा कठिन मरहला तय करके आते ज़रूर हैं, लेकिन ये सहूलत आपको मुफ्त मिलती है। यानी मछलियाँ आपके पैर का बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से पेडिक्योर करती हैं। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे मेरे पाँव अंदर है, कभी बाहर आ रहे हैं, मैनिक्योर भी करा सकते हैं, हाथ भी रख सकते हैं आप। तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं, रानीकोट को मज़ीद डिस्कवर करते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है, इदारों की तवज्जो नहीं है, तो ये क्या है जनाब, ये तवज्जो है, सिंध हुकूमत की तवज्जो है। हम इस वक्त रानीकोट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मौजूद हैं और रानीकोट रिजॉर्ट के गेस्ट रूम्स हैं। यहाँ पर 8 गेस्ट रूम्स हैं, फैमिलीज आ सकती हैं, स्टे करने का बेहतरीन निज़ाम है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके किसी और जगह पर, किसी और मुल्क में जाते हैं फॉर टूरिज़म, तो ये बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है, बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। रास्ता बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं है, हम गाड़ी पे यहाँ पे पहुँचे, आराम से यहाँ पर पहुँचे हैं। बेहतरीन इंतज़ाम है, खाने पीने का बड़ा अच्छा सा उसको मैनेज किया जा रहा है। और आगे चल के दिखाते हैं, कॉटेज भी आपको दिखाते हैं। जी तो एक और दरवाज़ा मैंने खोला और इस दरवाजे को खोलने के बाद मैं आ गई हूँ रेस्ट हाउस जगह पर, जहाँ पर बहुत सारे रूम्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सफाई का निज़ाम कैसा है, सफाई का बेहतरीन निज़ाम है, इंतज़ामिया ने खूब जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है। सोफ़ाज़ यहाँ पर मौजूद हैं, टेबल्स लगी हैं, अगर आप रेस्ट कर के थक चुके हैं तो आप सोफ़ाज़ पे भी आके बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जब लोग रानीकोट में आए इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि यहाँ पर खाने का निज़ाम अच्छा नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ पर रेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पे बेहतरीन और बड़े मुनज़्ज़म रूम्स हैं।
तो जनाब वो रेस्ट हाउस जो कि 2018 में बनाया गया, यहाँ पर बहुत सारे कमरे मौजूद हैं। इन कमरों में बहुत सारी सहूलियात है कि अगर आप अपने शहर से, अपने घर से दूर हैं तो घर जैसा माहौल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई का कितना ख्याल है। वॉशरूम है यहाँ पर जहाँ पर प्रॉपर पानी आता है, वॉशरूम का प्रॉपर निज़ाम है। यहाँ पे पंखे भी हैं, एसी भी है, लाइट का कोई मसला नहीं है। तो जब आप रनीकोट आएंगे, रनीकोट एक्सप्लोर करने की बात करेंगे तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपने आराम कहाँ करना है, आपने अपनी थकावट कैसे उतारनी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, बड़ा मुनज़्ज़म, बड़ा ऑर्गेनाइज रूम को सेट किया हुआ है। पहाड़ की इस चोटी पर गेस्ट रूम्स, और यहाँ पर जो गेस्ट रूम जिनकी हम बात करें 4000 रुपये में एक रूम बुक कराया जा सकता है, आराम से 4 लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं कॉटेज, हनीमून स्वीट भी कह लेते हैं इनको, 6000 रुपये इनका रेंट है पर नाइट। यहाँ पर 8 लोग भी रह सकते हैं। यहाँ पर किचन भी साथ अटैच है, वॉशरूम ज़ाहिर है डेफिनेटली अटैच है। एक ऐसे स्पॉट पर है ये, एक ऐसी चोटी पर है जहाँ से हर तरफ का नज़ारा बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार है। लेकर चलते हैं हम आपको आगे। कराची हो या बड़े बड़े शहर जहाँ शोर होता है, जहाँ से छुट्टी लेने का दिल करता है, किसी ऐसे पुरफ़ज़ा मकाम पे जाने की ख्वाहिश होती है जहाँ पे खामोशी हो, सुकून हो और ऐसा माहौल हो कि जहाँ बैठकर फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त हम स्पेंड कर सकें, कभी दिल करता है ख़ुद से बात भी कर सकें, अच्छे लम्हात गुजार सकें। दिस इज़ ब्यूटीफुल स्पॉट। और यहाँ पर 3 गोट हैं, तकरीबन 60 से 70 ख़ानदान आप कह लीजिए जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि स्कैटर्ड है जो यहाँ पर रहते हैं लोग। और उनका जो ज़रिया मौश है उससे मुताल्लिक़ अगर हम बात करें तो भेड़ बकरियाँ पालना है। बहुत सी बकरियाँ लोगों ने यहाँ पे पाल रखी हैं और ज़ाहिर उनकी खुराक है ग्रीनरी, तो ग्रीनरी है यहाँ पर। ज़बरदस्त लश ग्रीन व्यूज़ हैं यहाँ पर। जिस पहाड़ की चोटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हम लेकर चलेंगे आपको नीचे भी, क्योंकि उस ग्रीनरी के भी पार एक बहुत ज़बरदस्त जहाँ जिससे मुताल्लिक़ कहते हैं कि वहाँ पर परियाँ रहती हैं। तो ये परियाँ कहाँ रहती हैं, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं इसी ग्रीनरी से गुजरते गुजरते। और अब हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर सुनने में आया है कि परियां रहती हैं या परियां आती हैं। एक परी तो आपके साथ है। ओह यस, और मजीद परियां, आप तो परियों की उस्ताद हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि उस जगह पे परियां आती थी, आ गई हैं, मतलब मैं तो चले आ गई हूँ। अगर आप परी हैं तो आप भी आइए। अच्छा महक, हम ग्रेट कैनियन से मुताल्लिक़ जब देखते हैं और हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में जब हम हिंगोल नेशनल पार्क जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी इट्स लाइक ग्रेट कैनियन। जिस तरह पहाड़ को किसी ज़माने में पानी ने काटा होगा तो वैसा ही व्यू ये पहाड़ भी है। बिल्कुल। और मुझे सबसे मजे की बात ये लगी शुएब कि यहाँ पे सब्जा भी है। यानी ये पहाड़ों में घिरा हुआ कला, यहाँ पे आपको सब्जा भी मिलेगा। आबादी भी है यहाँ की, मकामी आबादी, जिन्होंने पेशे के तौर पे काश्तकारी को अपनाया हुआ है, वो जिससे अपना घर का चूल्हा जब भेड़ बकरियाँ रखी हुई उन्होंने। तो यहाँ पे बड़े रंग मिलेंगे आपको। रनीकोट में आपको बड़ी बड़ी सकाफत मिलेगी, बड़ी बातें होंगी, बड़ी चीज़ें होंगी। तो चलते रहते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हमें महक बता भी रहे थे यहाँ के जो मकामी लोग हैं कि यहाँ पे बहुत स्पीशीज़ हैं, सिंध आइबेक्स है, तीतर है, बटेर है और बहुत से नायाब स्पीशीज़ हैं। चलते हैं, शायद हम भी देख पाएं। पहाड़ों में वसी रकबे पर फैला रानीकोट, और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये है किले के अंदर एक और किला जिसे कहते हैं मरकजी किला मिरीकोट। हम जा रहे हैं उस तरफ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वहां पर क्या चीज टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आपको दिखाते हैं। तो रनीकोट के अंदर एक और कोट मौजूद है जो कि है मिरीकोट। तो चलते हैं अंदर, हाथी गेट को क्रॉस करते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या है। इसका नाम हाथी गेट क्यों है? क्योंकि जब हाथी हमला करते थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए गेट लगाया गया। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझा कि हमें हाथी की तरह जाना पड़ेगा। कुंडी खोले, अंदर चलते हैं। चलें जी प्लीज। अच्छा जी, ओए होए। तो जनाब एंटर हो गया मिरीकोट में जी। तो मिरीकोट के अंदर हम मौजूद हैं और अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे क्या क्या है। सुना है कुआं भी है और सूख चुका है। हाँ, कुआं भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पे ऊपर भी कुछ बना हुआ है, वो दिखाते हैं। तो पहले तो ऊपर चलते हैं। हाँ, पहले तंग सीढ़ियाँ, इनको क्रॉस करते हैं। रास्ते हैं 2, एक लेते हैं रास्ता। ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड। और जब हम
इतनी खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जो फैसिलिटेट कर रहा है उसकी बात और उससे बात क्यों ना की जाए। हमें इस वक्त ज्वाइन करें ड्यूटी ऑफिसर रानीकोट गयूर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर इतनी ज़बरदस्त जगह, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं इससे मुताल्लिक। थोड़ा सा मुझे बताएंगे पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 सालों में रुझान कितना बढ़ा, यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कोई फिगर आप शेयर कर सकें? सर ग्रेजुअली जैसे ही सोशल मीडिया ने जो उसके ईजाद के बाद यहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ गई थी। माजी करीब में जब हम 80s और 70s या इस तरह के या 90s अर्ली 90s की बात करें तो ये एलिट क्लास का टूरिज़्म था कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वही जाके इसको मैनेज कर सकता था अपने खाने पीने की चीज़ें। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया है, रेस्टोरेंट टक शॉप्स वगैरह, फिर जो कार फाइनेंसिंग इस तरह के लोगों के पास व्हीकल भी आ गए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टूरिज़्म भी बढ़ा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर अमन अमान है, यहाँ पर स्नैचिंग और ये डकैतियों के कोई वारदातों का कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 99% यहाँ पर क्लियर होता है रोड्स वगैरह। ये सिक्योरिटी कैसे बेहतर बनाई गई है? क्या यहाँ पर पुलिस मौजूद है? सर ये सिक्योरिटी जो है ये रातों रात नहीं, इसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसीज़, लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज़ ने काम किया है बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो भी कल्प्रिट्स थे, जो भी थे, उनको पुलिस ने और रेंजर जो भी थे उन्होंने यहाँ पर उनको रिमूव किया, उनको पकड़ा है, उनको जेल किया और फिर उन्होंने एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पर कायम किया। और नतीजा ये निकला कि मैं जब 2017 में यहाँ पर एज ए पोस्टिंग मैंने इंचार्ज ली तो मैंने यहाँ पर काउंट किया कि कोई 5000 के करीब मैंने एक साल में बंदों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया। फिर 5000 जी 2017 में, वो भी मार्च से 31 दिसंबर। और अब तक जब से आपने ड्यूटी संभाली तकरीबन कितने लोग? सर अब ये 2017 से फिर 18-19 को भी हम कलेक्ट कर लें तो ये कोई हमने कोई 30,000 के करीब लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया। वो जो आपके डिपार्टमेंट के जरिए आया जिन्होंने आके आपसे? सर रैंडमली जी हाँ, जहीं पूरे पाकिस्तान से, कराची से, इवन पंजाब से, अपर एरिया। अच्छा हमारे यहाँ भी है ना एक बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है पाकिस्तान में कि हमारे नॉर्दर्न साइड जो होती है ना वो सर्दियों में ब्लॉक हो जाती है, तो हमें साउदर्न पाकिस्तान जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। और इसको अभी भी बहुत कम है, जितना भी हमने किया बहुत कम है। अगर आप जैसे दोस्तों की हमें वो सपोर्ट रहेगी और ये इस तरह से लोगों को पता चलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 3 ईयर अगर कोविड निकल जाता है, दुनिया से ख़त्म हो जाता है, तो हम नेक्स्ट 3 ईयर में यहाँ पे कोई 5 लाख पीपल को यहाँ पर फैसिलिटेट कर सकते हैं। बहुत मुतासिर किया है। हमने लास्ट ईयर कोई हमने 13-14 हज़ार लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया। तो जब ये इस साल कोविड आया तो यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी अभी बैन कर दिया था टूरिज़्म को, तो हमने इसको प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट भी किया था कि ये जो वबा है वो स्प्रेड ना हो। अच्छा अब मुझे बताएं कि ज़ाहिर है हम कराची से जो सफ़र का आगाज़ करते हैं, फिर हम नेशनल हाईवे के ज़रिए पहुँचते हैं, फिर एक जगह हम सन के मकाम पर, जो सन एक जगह है वहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं। उसके बाद रोड थोड़ी सी टूटी फूटी है, उस पर भी काम हो रहा है कि और बेहतर किया जाए, इस रास्ते को कम्यूट आसान हो जाए। सर इसके लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर टूरिज़म एंटिक्विटीज़ ने हमने लिखा है अपने गवर्नमेंट को और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी काम हुआ है। अभी रिसेंटली जो वर्क एंड सर्वे रोड्स का जो प्रोविंशनल रोड्स हाईवे का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर सर्वे भी किए हैं, तो काम तो चल रहा है। जैसे कि नेशनल हाईवे को भी डबल कर रहे हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कहा है इंशाल्लाह कि 3 to 4 ब्रिजेस बनाएंगे, अनकट अनइंटरप्ट रोड होगा, तो ये इंशाल्लाह इसको और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब मुझे बताएं कि रानीकोट बहुत बड़ा किला, उसके अंदर छोटे छोटे किले हम सुनते हैं। इस वक्त हम एक छोटे किले में मौजूद हैं, एक बड़े किले के अंदर एक छोटा किला विच इज़ मिरीकोट। यहाँ से हमें एक और किला भी दिखता है, किस तरफ को है वो? सर ये हमारे इस तरफ जी हाँ साथ चलते हैं तो देखते हैं कि किस तरफ का वो किला, जहाँ हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रास्ता ऐसा है कि वक्त इतना नहीं है। हमें थोड़ा सा वक्त मिला कि हम अपने स्टूडियो से निकल कर यहाँ तक आए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जान सकें पहुँचना कितना आसान है और पहुँचना वर्थ इट कितना है। सर दूसरा किला अच्छा वो ऊपर है? जी हाँ, ये इसका नाम शेरगढ़ है और यहाँ पर हाइकिंग होती है इसकी। अच्छा जी हाँ, अगर वेदर अच्छा यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा हमें जो है ना ड्रॉबैक एक चीज़ है यहाँ पर, वो ये कि हमारा जो सीज़न होता है नवंबर टू मार्च होता है, प्लेजेंट वेदर होता है। अदरवाइज जो साउथ सिंध होता है या पूरा जो इस तरह के मैदानी इलाके पाकिस्तान के, जी यहाँ पर वो उनका जो गर्मी जो ज़्यादा हो जाती है और समर्स और यहाँ पर जो हीट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से टूरिज्म हमारा बहुत फेडेड हो जाता है। अच्छा, डिफरेंट एडवेंचर क्लब कराची के डेफिनेटली नियरेस्ट सिटीज़ कराची, उनके साथ आप लोग ऑन बोर्ड हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट को वो लेकर आई थिंक ये मौसम सबसे मुनासिब है यहाँ पर आने के लिए? जी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जितने भी
टूरिज़्म ऑपरेटर जो भी है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी, अगर वो यहाँ पर अपने ग्रुप्स को लेके आते हैं तो हम उनको बहुत फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको इनकरेज करेंगे कि वो लेके आए लोगों को, और इससे ये एक्सप्लोर होगा बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हम एक्सप्लोर करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉटेज का जिक्र उन्होंने किया वहाँ महक पहुँच चुकी हैं, वहाँ पर अंदर क्या कुछ है वो महक आपको दिखाएंगी। जी, तो वो हट्स जिनका जिक्र शुएब कर रहे थे मैं पहुंच चुकी हूँ, और जैसे कि जब शुएब ने बात उन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़ा अच्छा फर्नीचर मौजूद है जो कि यहाँ की सकाफत को जाहिर कर रहा है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है और कैसा निज़ाम है, कैसी सफाई है। तो आइए एक हट की झलक मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैं पहुंच गई हूँ, अंदर आ गई हूँ उस हट में। थोड़ी सी तफसील में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 7 हट्स मिलेंगे और 1812 में ये तामीर हुए थे, ये बने थे, यानी 1812 में। और फिर अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेट किया, यहाँ पर फर्नीचर लगाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चारपाइयाँ हैं, इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि जो लोग यहाँ पर आएँ घूमने फिरने उन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना हो। और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट यहाँ पे झूला है, और इसके अगर कलर्स देखें आप, फर्नीचर के कलर्स देखें, तो ये सिंध की सकाफत को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर किसी भी सूबे में किसी जगह पर घूमने जाएं, वहाँ की सकाफत के रंग आपको मिले, और इस तरह की जगहों पर सकाफत के रंग मिलना बड़ी अच्छी बात है। ज़मीन जिस तरीके से बनाई गई है, जिस तरीके से ज़मीन का जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी काबिल दीद है। इसके साथ साथ यहाँ पे वुड हम देखें तो छत है, और इसके साथ साथ यहाँ पर खाने पीने का, जैसे मैंने आपको बताया कि इंतज़ाम है। तो जनाब, ये वो हट्स जो कि 1812 में बनाए गए थे, इन्हें रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने रेनोवेट किया, इनको थोड़ा सा सेट सुट किया। बिजली का निज़ाम भी है यहाँ पर, पंखे भी हैं, लाइटें भी हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे रनी कोट, और रनी कोट में आप जैसे से इसको डिस्कवर करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आगे चलते हैं, मज़ीद चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं। जी, तो जब मैं रनी कोट को एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे यहाँ पे बड़ी मज़े की जगह मिली। शुएब तो कहीं पीछे रह गए, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात कर लूँ। इसे कहा जाता है फेरी पाउंड, यानी कि परियों का तालाब। और जब मैंने यहाँ के मकामी लोगों से यहाँ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक ज़माने में परियाँ यहाँ पर आती थी, नहाती थी, यहाँ का पानी पीती थी, अटकेलियाँ करती थी। इसको आप एक मिथ भी कह सकते हैं, या खुदा जाने कि ये हकीकत में ऐसा था या नहीं। खैर, यहाँ का पानी बड़ा साफ़ है, पानी में बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए हैं। रनी कोट में ये एक बड़ी मुनफरिद सी जगह है, यानी एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ सब्जा है, तो एक तरफ आपको ऐसी जगह मिलेगी जो कि परियों के नाम से मशहूर है। मुझे तो यहाँ पे कोई परी नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, तालाब पे जाके ही मैं अपना शौक पूरा कर लूँ, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। आप जब आएँ रनी कोट घूमने फिरने तो इस जगह को ज़रूर देखिएगा। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा मुनफरिद और बहुत पुरसकून मकाम आपको मिलता है। जी, तो जब हमने पूरा रनी कोट एक्सप्लोर कर लिया, हम बहुत थक गए। मैं तो चौकड़ी मार के जो है यही फेरी पॉन्ड के करीब बैठ गई, और मैंने कहा भाई ये जो परियों का तालाब है यहाँ बैठे थे, शायद शुएब को कोई परी मिल जाए। नहीं, मेरी परी मेरे घर पे है। अच्छा, हम यहाँ पर आए, कोशिश हमने यही की कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा सारा एरिया हम कवर कर सके और मैक्सिमम स्पॉट्स आपको हम दिखा सके। आई होप कि आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। इसका फीडबैक तो देंगे, लेकिन प्लान भी कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, खुद भी आएँ, दोस्तों को भी लेकर आएँ, फैमिलीज़ के साथ भी आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अट्रैक्शंस हैं जो कि आपको पुकारती हैं कि आइए एक्सप्लोर कीजिए। झरने, चश्मे, खूबसूरत पहाड़, चट्टानें, कला, दीवारें, हिस्ट्री क्या है जो यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे सब्जा है, यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं जिन पे आप जाके जो पुरानी चीज़ें उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और ये जो पानी का शोर है, इसने हमारी पूरी थकावट दूर कर दी। हम जितना थके हैं, जितना चले हैं। पानी का शोर ये भी ज़बरदस्त रहा, और इन्होंने 2 बार कराया पेडिक्योर पानी में बैठ के, मैंने भी कराया। लेकिन अगर आपने कराना है फ्री का पेडिक्योर इन मछलियों से, दिस इज द राइट स्पॉट टू विजिट। हमें तो बड़ा ही मजा आया। पिछला हफ्ता हमने खूब एंजॉय किया, इस हफ्ते हम आज सोचेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। और आपके लिए हमने ये सेगमेंट इसलिए आज एयर किया तो आप इस वीकेंड पर जा सकें। और महक इस वीकेंड पर भी एक बहुत अच्छे स्पॉट पर जा रही हैं, बहुत अच्छे से आउटडोर आप करने जा रही हैं, आई नो। तो हम आपको बताएंगे मंडे को कि महक कहाँ गई थी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पे। हम जाते हैं
आपा के पास बल्कीस आपा हमारे साथ मौजूद हैं और आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके फ़वाइद आपको नहीं पता। आपको मसले होते हैं सर्दियों में क्या कि जल्द खुश्क हो जाती है, ड्राई होना शुरू होती है, जिसके बाद वो फट जाती है, ज़्यादा बालों में डैंड्रफ हो जाती है, एड़ियाँ फटती हैं, होंठ फटते हैं और फिर रंग भी बड़ा काला हो जाता है। तो रंग जो काला हो गया, रंग जो ख़राब हो गया, आपने बेसिकली अपने स्किन को हेल्दी कैसे रखना है, ग्लोइंग स्किन आपकी कैसे हो सकती है विद सम टिप्स, उसकी बात करने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं हम सब की वेरी फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हमारा सेगमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और मतलब कि चीज़ें दिखाना बड़ा, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे थे जिसमें बैठी थी और आखिर में मुझे फिर भी वहाँ हर्ब्स नज़र आ ही गए। ज़बरदस्त। अच्छा आप इससे पहले कि हम किसी टोटके की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि आपा ने ना लास्ट टाइम हमें दिया था ये वाला सीरम, तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर आपा को बताऊं कि आपा ये हमने यूज़ किया और ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो इस पर हमने बात नहीं की थी, तो मुझे बताएं इसमें है क्या कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा है? अच्छा देखिए, जो हम माजरत के साथ वाइटनिंग सीरम सिर्फ इसलिए मार्केटिंग उसकी वजह से नाम रखा है, ये ग्लोइंग सीरम है। और इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं वो बायो साइंसेस के हिसाब से सारे उसके जो जितने भी हमारे हर्ब्स हैं उसके एक्सट्रैक्ट हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देने में, आपको यूवी रेजेस से बचाने में आपकी मदद और आपा ये बिल्कुल एक ड्रॉप हमने आराम से लगा लिया, बिकॉज़ इसकी विस्कोसिटी ऐसी थी कि बड़ा आराम से वो लगता गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीरम का मतलब ये होता है कि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं वो डीप जैसे एपिडर्मिस से डर्मिस तक चले जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, और भी बहुत सारे सीरम्स हम देखते हैं मार्केट में हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा मेकअप से पहले कुछ ड्रॉप्स अपनी स्किन पे लगाएं और फिर आप मेकअप करना शुरू करें। ये ऐसे ही है, हम मेकअप से पहले भी लगा सारे ऐसे। एंटी एजिंग जो है हमारा डीप रिंकल सीरम है और एक्नी वाला सीरम है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा ये देखिए, हमें जो दिया था वो ये था स्किन वाइटनिंग और एक एंटी एजिंग सीरम दिया, वो आपको दिया था। वैसे माशाल्लाह नौजवान जवान है। वो डीप मॉइस्चराइजर है, जैसे अगर आपने एक दफा लगा लिया तो आपको पूरे दिन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बताएं आपा, हेल्दी स्किन के लिए क्या कहना चाहिए कि एक ऐसा टोटका जो कि सबके लिए मुफीद हो और करना ही चाहिए सर्दी में, वो क्या है आज हमारे पास? अच्छा मैं बता देती हूँ। जब हम क्या करते हैं, जैसे सर्दियों में हम लोग ना वो नहीं करते, जैसे स्क्रबिंग वगैरह नहीं करते, तो या तो आप शुगर स्क्रबिंग कर लें, शुगर से भी, चीनी से भी आप स्क्रब कर सकते हैं। मगर वो जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती हो तो थोड़ा सा मतलब कि उसमें आप शहद वगैरह मिला लें। आप बोलेंगे चीनी भी है, शहद भी, शहद अलग चीज़ है, चीनी अलग चीज़ है। सही है। ये चावल को बिल्कुल बारीक पीस के उससे भी आप स्क्रबिंग जरूर करें ताकि आपके ग्रैन्यूल्स चाहिए। अच्छा आपा, एक तो कहते हैं कि कॉफी में भी आप चीनी ऐड करें और उसका भी स्क्रब करें अपनी स्किन पे। लेकिन वो दूध वाली कॉफी नहीं, इंस्टेंट वाली कॉफी आप नहीं लो, आप प्योर कॉफी लें। आपा के साथ मौजूद है महक आपा। अच्छा दूसरी चीज एक बहुत अच्छी हमारी हर्ब्स में है, वो है तबाशीर। मैं इसकी असल शक्ल दिखाने के लिए लाई हूँ। आपने क्या करना है, तबाशीर को इस तरह पीस लेना है, इतना पाउडर बना लें जैसे टेल्कम पाउडर। जब आप इसको टेल्कम पाउडर की तरह बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसकी स्क्रबिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके डेड सेल्स जो है उसको उतारने में, आपकी स्किन को ग्लोई लुक देने में आपकी मदद करता है। अच्छा दूसरी चीज़ जो है सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, वो है संदल। संदल भी बहुत अच्छा होता है कि आप संदल, मैंने यहाँ संदल पाउडर ले लिया है। आपने क्या करना है, मैं आपको सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छा सा उपटन बनाना बता देती हूँ जो सर्दियों के लिए है। उपटन का खुशबू बड़ी अच्छी होती है। जी, संदल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा मैंने लिया यहाँ पर संदल का पाउडर। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है वो है सफ़ेद मौसली। ये मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए इसकी शक्ल ये है। सफ़ेद मौसली एस्परेगस, जिससे आप ग्लूटाथायोन निकालते हैं जो आपके स्किन को ग्लोई लुक देने में, आपके मेलानिन को सप्रेस करने में मदद करती है। लेकिन हमने इसका पाउडर अब लगाने के लिए आए। संदल जो है 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैं इसमें जो है सफ़ेद मौसली का पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं हल्दी जो है सिर्फ 2 से 3 चावल के दाने के बराबर। ठीक है। अच्छा पहले मैं इसको मिक्स करूँगी सबको अच्छी तरीके से। उपटन का मतलब है आपके 3 से 4 चीज़ों का मुरक्कब जिससे आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, 3 चीज़ें आपने डाली हैं। और इसमें आप चाहें आपकी स्किन के हिसाब से, आपकी स्किन अगर बहुत ड्राई है तो आप इसमें हनी ऐड कर दें। ठीक है, हनी ऐड करें। और फिर उसके बाद जब भी कोई भी स्किन के लिए आप कुछ भी बनाते हैं तो प्लीज़ फ़ौरन लगाना ना शुरू कर दें, उसको थोड़ी देर रहने दें ताकि ये आपस में मर्ज हो जाए। ओके ठीक है, देखिए इसको मैंने बनाया
अब इसको इसके बाद क्या करूँगी, लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अच्छा, देखिए अब ये बनाने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको रख देना है। अब जिनके स्किन पे घड़े होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये बन गया। अब इसकी अगर आप देखेंगे ना इस तरह बना है, और इसको अभी मैं मतलब कि इसको रखना है, रखना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, देखें मैंने कहा थोड़ा सा आपने पानी भी मिलाना है, हल्का सा, लेकिन ये देखिए किस तरह एकदम से आपकी स्किन पे लगना शुरू हो गया। तो गड़े जिनके चेहरों पे उससे क्या होगा, गड़े भर जाएंगे या वहाँ पे भी अच्छी स्क्रबिंग होगी? हाँ, स्क्रबिंग होगी, भरने में मदद करेगा। इट इज एन इरिटेंट, उसकी वजह से आपकी जो स्किन की ग्रोथ है वो बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर आप वो भी साथ शामिल करते हैं, शाजिया फ्रॉम कराची। शाजिया गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे आप से? हेलो जी जी शाजिया प्लीज सवाल कीजिए, डॉक्टर बिल्किस आपको सुन रही है। बिल्कुल साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरी है ना स्किन बहुत रफ है। मेरी स्किन जो है ना सर्द मौसम में भी रफ रहती है और खुश्क मौसम में भी, गर्मियों के अंदर भी। ये मेरा मसला जो है ना, ये जैसे मेरी बेटी हुई ना उसके बाद से मेरा इसका मसला रहने लग गया। तो आज इसके लिए कुछ बताएंगे? देखिए मेरा रंग भी बहुत पहले से डिम हो गया है, रंग वैसे हो गया है और स्किन के अंदर शाइनिंग आ जाएगा, वो बहुत खत्म हो चुकी है बेटी होने के बाद से। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं ये कहूँगी इनके गले के लिए भी कुछ बताएं, इनका गला खराब है ना? अच्छा इनके गले के लिए भी, सबके गले के लिए आपने एक बहुत ही आजमाया हुआ मेरा टिप है, वो आपने क्या करना है, शहद लेना है 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पीस के मिक्स कर लें। आप गर्म पानी जितना मतलब कि काबिल बर्दाश्त गर्म पानी आप पी सकते हो उसमें मिक्स करें, ये आपका कहवा बन गया। इसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मैं काफ़ी बता चुकी हूँ। और जिन लोगों को मतलब कि सालों साल खांसी रहती थी वो भी कहते हैं, और इवन बच्चों को भी आप दें तो? हाँ बिल्कुल, आपने बच्चों को ना देखिए 6 महीने से बड़े बच्चों को आपने चटाना है। मगर जिनको एलर्जी वगैरह होती है तो पोलन एलर्जी वगैरह भी होती है तो शहद उनके लिए नहीं है। ओके। आप याद रखिएगा कि शहद भी 2 साल तक बच्चों को रिकमेंडेशन नहीं होती, सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये फूलों से बना हुआ है, किसी एलर्जी एग्रीवेट हो सकती है, तो इस वजह से देख लीजिएगा। इस सूरत में आपने क्या करना है, चीनी का पानी बनाना है, ठीक है, या गुड़ का पानी बनाना, उसमें काली मिर्च डालते हैं। और आपने कहा 2 साल तक के बच्चों को नहीं देना, पैदा होते साथ ही बच्चों को शहद चटा देते हैं जो। नहीं वो देखिए मैं अब ये जो है ना डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम केमिकल वाली दुनिया में रहते हैं तो प्लीज आप अगर अवॉइड करें तो बेहतर है, या ये आपको पता होना चाहिए कि वो शहद ही है। ठीक है, एक और कॉलर है जावेद फ्रॉम हाफिजाबाद। जावेद साहब गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी मैं जानना चाहता हूँ, जो यानी कि सर्दी में जेल जो सी खुशक हो जाती है, इसका यानी कि तरीका क्या बताएंगे, इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है? ठीक है, चलिए एक और कॉलर ले लेते हैं फिर जवाब लेंगे। कमल है फ्रॉम रावलपिंडी। कमल गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कमल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, शेर भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे ना डॉक्टर बल्किस से बात करनी है। कीजिए जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपा मुझे ना थोड़ा हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपके बिल्कुल जो टॉप पे होते हैं ना बाल हमारे सर के, फोरहेड से पीछे जाए तो टॉप ये वाला तो यहाँ से ना एरिया मेरा बिल्कुल डैमेज हो रहा है, बिल्कुल गंदपन आ रही है यहाँ पर, तो मुझे बहुत ज्यादा इशू है। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला एरिया जहाँ पे आपने हाथ रखा है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बाल बहुत हल्के हो गए। एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे बाल बहुत लंबे घने थे और अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है, कभी अच्छा अब हम एक और कॉल लेंगे। ठीक है, रमशा हमारे साथ है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रमशा, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आज का शो देख रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी दुआ के साथ बल्किस को तो पहले अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, और उनके लिए छोटा सा एक शेर है उसको करता चाहती, बल्कि अच्छी दुआ है। जी जी फरमाइए। वो ये, कभी वो सुबह ना आए जो तुझको रास ना हो, अल्लाह करे कभी तेरा दिल उदास ना हो, तेरी दुआओं पर बरसती रहे कबूलियत की बारिश, क्या बात, और तो अल्लाह के सिवा किसी का मुताज ना हो। आमीन 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 आमीन।
आप सबके लिए ये है और हम सबके लिए, बल्कि ये कह रहे हैं जुम्मे का दिन है, आप सबको मुबारक हो। और बल्कि सपा, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है कि गर्मियों में तो खैर उसके बालों में कभी डैंड्रफ मुझे नजर नहीं आया, लेकिन सर्दियों में ये है कि उसको जब मैं नहलाती हूँ तो ज़ाहिर गर्म पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो सर में उसको ना जैसे वो डैंड्रफ नजर आना शुरू हो जाता है। तो आप मुझे प्लीज इसके बारे में बताएं कि किस तरह बालों में तेज गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, कि किस तरह धोएं और क्या चीज लगाएं। ठीक है, मैं बता दूं। चलिए, थैंक यू जी। अब सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो पहली कॉलर थी हमारी, स्किन पे ग्लो शाइन लाने के लिए आप बनाना और जो है शहद मिक्स कर लें, इसको लगाना शुरू करें। रफ, ड्राई, डैमेज स्किन है तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आप ये लगाएं। अच्छा, नंबर 2 पे जो थे वो क्या कहते, हाफिजाबाद से जी, वो कहते हैं कि स्किन खुश्क हो जाती है, उनका भी खुश्क हो जाती है। आप कोकोनट ऑयल और कलौंजी का तेल दोनों को मिक्स करके रख लें। मिक्स करके रखने के बाद ये आप जो है दिन में मल्टीपल टाइम लगाएं। यकीन कीजिए इससे आपकी स्किन काली नहीं होगी, वरना हमेशा कहते हैं कि हम जब भी तेल लगाते हैं स्किन काली हो जाती है। तेल लगाकर धूप में जाने से स्किन काली हो सकती है, स्किन पे फर्क पड़ सकता है, लगता है। ये हो गया दूसरा, हेयर फॉल फ्रॉम द टॉप। हाँ, यहाँ से अगर बाल जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना लीवर को जो है ना LFT लाजमी कराएं। जिगर के मसाइल की वजह से यहाँ से बाल जा सकते हैं। ये वाला एरिया जो क्राउन एरिया, ये वाला एरिया जो होता है, जो सामने वाला है मेल पार्टन बॉल्डनेस जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, मगर इसको एड्रेस करने के लिए लीवर या आपके में खून की कमी हो रही है या कोई भी मसाइल हो रहे हैं उसको देख लें। तो आजकल आपके लिए बहुत अच्छा सीज़न है गाजर का जूस, उसमें कीनू का जूस डाल के पीजिए, उससे फ़र्क पड़ेगा। वो लगा भी सकते हैं और वो खा भी सकते हैं। और बहुत सारी टिप्स तो मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर भी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, आप देख लीजिएगा। और अभी वैसे यहाँ के लिए ऑयल बहुत अच्छा होता है, फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल, वो लगाएं, ठीक है। अच्छा, आपा एक चीज़ होती है सर्दियों में आपकी जो लिप्स के इर्द गिर्द एरिया होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर ये वाला आपका मखसूस एरिया डार्क हो रहा है ना तो प्लीज़ आप LFT ज़रूर करें। ये पूरा भी हो रहा है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला नाफ के नीचे के मसाइल को आप बताता है। मगर अगर ये 2 पैचेस डार्क हो रहे हैं तो प्लीज़ फिर आप जो है ना LFT लाजमी करें। अब जो सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के बाद सर में खुश्की आ जाती है तो उसकी एक टिप ये है कि ओवियस पहले तो हम ठंडा पानी नहीं डाल सकते, जाहिर है, तो आपने लास्ट रिंस, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून हो चुकी होती है, तो लास्ट रिंस जो है आपने टैप वाटर का लाजमी डालना है 2 से 3 दफ़ा, जो एकदम बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालने के बाद। तो ये वैसे एक थेरेपी भी है, ठंडा गर्म करने से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छी होती है। नहाने के बाद धूप ज़रूर दें बालों को, ये भी है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जो ऑयल आप लगा रहे हैं सर्दियों में तो उसमें विटामिन D3 के जो वो कैप्सूल आते हैं वो डाल दें, ज़बरदस्त, आप देखें उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। खुश्की के लिए बहुत अच्छा है, जो आप शैम्पू यूज़ करें उसमें थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा चीनी मिला लें, खुश्की ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपा एक कहते हैं कि नाफ में अगर आप रात को सोते वक्त ऑयल लगाएं तो उसके बड़े फायदे होते हैं, ऐसा है? हाँ, सरसों का तेल ही? हाँ, सरसों, कोई भी ऑयल लगाएं। सबसे पहले सरसों का तेल बहुत सारे मसाइल को हल करेगा। अगर फैटी लीवर है तो फिर आपने उसका लगाना है, जैतून का तेल डालना है। अगर आप कॉन्स्टिपेट है तो कैस्टर ऑयल, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कैस्टर ऑयल, और अगर आपको जिगर का मसला है तो जैतून का तेल भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये नाफ में तेल तो डाल देते हैं लेकिन सुबह उठ के साफ नहीं करते, जिससे बहुत ऑयल पैदा हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सुबह उठ के गर्म पानी से अपनी बेली बटन को लाजमी साफ कीजिए। और शुरू में सब क्या करते हैं, कॉटन बड लेते हैं और ऑयल डालते हैं। जब मेरा तरीका ये है कि आपने मतलब आप लेट जाएं और जो आपका पार्टनर हो उससे कहें कि वो नाफ को खोल के ना उसमें ऐसे ना ऊपर से पोर करे अच्छा ऑयल। और आप यकीन करें, कुछ लोगों को जब मैंने ये ट्रीटमेंट थेरेपी बताई, कुछ लोगों के 1 टेबल स्पून तक जो है ना वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा। और कुछ के 1 ड्रॉप भी नहीं होता। किसी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है। What does that mean? अगर एब्जॉर्ब हो रहा है इसका क्या मतलब है, नहीं हो रहा तो क्या मतलब है? अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो यू नीड मोर। ओके। अगर नहीं हो रही है तो बस इनफ है। तो आप 7 डेज, हाँ बिल्कुल 7 डेज की थेरेपी है। 7 डेज के बाद इसको
वो करके, लेकिन सुबह उसको साफ करना लाजमी है। और ये बड़ा अच्छा आपने बता दिया कि रात में करें, रात में सुबह वॉश करें। बच्चों का भी स्पेशली आजकल कॉन्स्टिपेशन का बहुत मसला है। कॉन्स्टिपेशन के लिए कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल दोनों मिक्स करके। कोकोनट ऑयल किस लिए? कोकोनट स्किन के लिए, स्किन ड्राइनेस होती है तो बादाम या कोकोनट पी लें, चाहे आप नहाते हुए पानी में डाल लें। नहीं पिए नहीं पीना नहीं है कोकोनट ऑयल। नहीं, अगर प्योर कोकोनट ऑयल आप पियेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, उसके भी टाइमिंग होती है। देखिए केमिकल होता है ना कि जैसे माइनस प्लस माइनस होता है, आपने खाना खाया ले लिया, कुछ भी किसी से भी कोई भी चीज लड़ सकती है। मैं तो हर विंटर में, मैं खुद भी, मेरे बच्चे भी, हम कोकोनट डाल के 1 टीस्पून या लाजमी पी लेते हैं। और अगर दूध में डाल के पीते हैं। और कब पीते हैं? रात में। खाना कब खाते हैं? उससे पहले खा चुके होते हैं ना, तो उसमें टाइमिंग 1-2 घंटे के वक्फे के बाद, 1-2 टाइमिंग के घंटे। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक करें और आपको सूट कर रहा है, सूट कर रहा है। बाज़ औक़ात चीज़ें सूट नहीं करती तो आपको 3 दिन में आपकी स्किन बता देती। बाज़ लोग कहते हैं हम कलौंजी खाते तो दूसरे दिन ही दाने निकल आते हैं। इट्स मीन कि कलौंजी हो सकता है कलौंजी खाने का तरीका आपका गलत हो। आप उसको सही मुझे बताएं कि एक तो नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल जो 10 में आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो दोनों में फ़र्क है? देखिए एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या 10 वाला कोकोनट ऑयल, अगर मतलब कि दोनों लिखा हुआ होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन पे लिखा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन है और 10 वाले पे लिखा होता है, लेकिन खुदारा कुछ ऐसे कोकोनट ऑयल हैं जो सर के लिए बने हैं, उसमें सर की चीजें मिक्स हुई हुई हैं, तो वो नहीं कर। आप देखिए प्योर कोकोनट ऑयल लिखा होना चाहिए, जो एडिबल हो, एडिबल हो तो आप पीजिए, वरना मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं और ऐसी भी कंपनीज हैं जो उठा के पैकिंग करके दे देती हैं, तो प्लीज वो भी ना करें, वो भी ना करें। आप वो भी देखिए कि स्किन पे लगाने वाली चीज आपने एडिबल करके दे दी लोगों को, तो ऑब्वियस उनको एलर्जी होगी, पूरा असर हो जाएगा। एक कॉलर भी हमारे साथ है, निदा खुशाब से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निदा, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम करते हैं, बड़े मजा आता है देखने में। सुबह सुबह थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैगजीन एक किस्म का हम बस पढ़ लेते हैं, बहुत मजा आता है। तो हम सारी फैमिली मिलकर बैठ के देखते हैं। तो मैं आज बिल्किस आप आई, बहुत इंफॉर्मेटिव हर किस्म की, मैं सारी इनकी चीजें लिख लेती हूँ, चाहे किसी का भी सवाल होता है वो जो डायरी बनाई हुई है आपने। तो हाँ जी। तो दूसरी ये मैं अभी पूछना चाह रही हूँ अपने बारे में कि मेरे ना पैर सर्दियों में भी गर्मियों में भी बहुत ज्यादा खुश्क रहते हैं और इतना ज्यादा हो जाता है कि ना मेरी एड़ियाँ इतनी सख्त हो जाती हैं, बिल्कुल उस पर हाथ लगाए ना तो टक टक करने के बिल्कुल जैसे पत्थर की हो गई है, ऐसी हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल ना उतरता भी नहीं, गर्म पानी में भी रखती हूँ पैर तो वो इतना नहीं नरम नहीं होता, तो क्या करूँ मैं? अच्छा देखिए, आप जो गर्म पानी में डालती हैं ना उसमें पिंक सॉल्ट ज़रूर डाल दें। उसके जो मिनरल्स हैं ना वो आपके स्किन की डेड स्किन को उतारने में, आपकी स्किन को सही करने में आपकी मदद करेगा। वरना लोग कहते हैं जले पे नमक, लेकिन ये वाला नमक जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा फॉलिक एसिड आप खाएं, या जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड होता है वो उसका इस्तेमाल करें, जैसे खुबानी, बादाम और अगर कलेजी, ये चीज़ें जो है ना आपने खानी हैं, लोबिया, इस तरह की चीज़ें आप खाएं तो देखिए आपकी एड़ियाँ नरम हो जाएंगी। अच्छा एक चीज़ है, मैं आयुर्वेदिक नुस्खा बता रही हूँ क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। मगज़, बकरे का मगज़ लेकर उसकी मतलब कि नसें वगैरह जो है निकाल लें, कच्चा ही आपने लेना है, उसमें आपने 2 चम्मच हल्दी डालना है, उसको ऐसे बीट करना है जैसे वो क्रीम बन जाए, वो क्रीमी जैसा होता है। फिर जैसे मेरी बहन ने बताया कि इतनी सख्त एड़ियाँ हो जाती है, बाज़ लोगों को खून रसना शुरू हो जाता है, सब कुछ होता है, तो आप एड़ियों पे उसको जैसे हम भर देते हैं ना चीज़ों को, जैसे सीमेंट भर देते, इस तरह आपने लगाया, आपने लाइट सा बैंडेज बांध दिया। अच्छा फिर आपने जब पहले दिन आप करेंगे तो आप 10 मिनट तक कीजिएगा कि अल्लाह ना करे किसी को किसी से अल्लाह ना करे नुकसान ना हो। आपने कर लिया, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लिया। आपने वॉश करने का तरीका ये है कि कोई माइल्ड फेस वॉश जो लिया उसको आपने पानी में डाला, गर्म पानी में नमक डाला और उसमें अपने जो है पाँव जो एड़ियाँ जो है वॉश कर लिया। आप देखेंगे कि पहले ही अटैम्प्ट में आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा और आपको इससे एलर्जी नहीं हो तो आप 1 हफ्ते कीजिएगा, तो आपको ये मगज़ वाला जो क्रीम है इससे आपकी एड़ियाँ जो है वो सही हो जाएंगी। ज़बरदस्त, अल्लाह करे ऐसा हो। और आप वही ना कि आप पहले दिन ट्राई कर लें, क्योंकि ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा आपको सूट करते नहीं। एक और कॉल है हमारे साथ शहर कायद से मौजूद है, किरण। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप, क्या सवाल है आपका? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। देखिए मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मसला है और मैं ना वो खरीद के ले आई, जिसने कहा था एस्ट्रॉल खरीदो, एस्ट्रॉल ले आई, लेकिन ये जो मैंने कुछ दिन इस्तेमाल की मुझे इससे कोई फायदा नहीं। किरण दोबारा बताइए कि क्या लेकर आई आप? वो एस्ट्रॉल पाउडर।
असरोल पाउडर, अच्छा रावलफिया लेकर आई हैं। असरोल किस लिए लेकर आई हैं? ब्लड प्रेशर हाई होता है? हाँ हाँ हाँ, हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि उसका जायका ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझसे उससे चक्कर से आ गए एकदम, मैं मतलब। अच्छा, आप सिर्फ आपने सिर्फ असरोल लिया है, उसमें काली मिर्च साबुत धनिया नहीं मिलाया है? नहीं मिला लूंगी। अब आप बोलिए क्या क्या मिलाऊं? आप इसमें क्या ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर असरोल आपने 50 ग्राम लिया है तो 50 ग्राम साबुत धनिया ले लें और इसमें 5 ग्राम काली मिर्च मिला लें, उसको अच्छी तरीके से पीस लें। पीसने के बाद देखिए जायका हर मतलब नीम भी कड़वा ही होता है, और फिर कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा वो भी बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसके आपको फ़ायदे कैसे होंगे? असरोल कोई जादू नहीं करेगा अगर आप नमक खाएंगी, पानी नहीं पिएंगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगी, बड़े का गोश्त खाना, जो आपका मतलब कि ब्लड प्रेशर को रेज़ करने वाली चीज़ें हैं वो आपने नहीं करना। वैसे ब्लड प्रेशर के लिए अगर आपको असरोल से फ़ायदा नहीं होता है तो मैं बता दूं, आपने तुख्मे बालंगा लेना है आधी चम्मच, मुंह में रखना है कच्चा कच्चा है, उसको पानी में फुलाना नहीं, उसके ऊपर पानी पी लेना है। और ना छोटी इलायची का कहवा बना के भी पीजिए। नमक बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, या आप डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाके देखें जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए नमक अलग से बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और टोटका जो है मैंने वो सही कर दिया, वो उसमें से भी आपने पहले लेना है पिंच पिंच, ठीक है? तो ये बड़ी सारी चीज़ें आपको अपने घर में भी मिल जाती हैं, आपको अपने किचन में मिलती हैं। ज़रा गौर करें, किचन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। और डॉक्टर बिल्किस को सुनते रहें हमारे सेट पर भी और उनके यूट्यूब पर जाकर भी, ताकि आप सीख पाएँ कि एक ऐसी चीज़, यानी हर चीज़ उसके बहुत सारे फ़वायदे होते हैं। डॉक्टर बिल्किस बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थी आप और हमने इस सब कुछ सीखा। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक खबर है हमारे पास, वो शेयर कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा केस की समाअत हुई है और अदालत ने कहा है कि अगर लड़की वालिदैन के पास जाना चाहती है तो खुद दरख्वास्त दायर करे। अदालत ने किसी से मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई। इसी पर बात करेंगे, इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। जी इरफान। देखिए, दरख्वास्त उनके वालिदैन की, आरजू के वालिदैन की जानिब से दायर की गई थी और जिसमें कहा गया था कि उसकी देखभाल ठीक नहीं हो रही है दारुल अमान में, इसलिए बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए। इस हवाले से फैमिली कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं, ताहम सिंध हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो रुकावट बन रहा है। अदालत ये डायरेक्शन दे फैमिली कोर्ट को कि बच्ची हमारे हवाले की जाए, जिस पर अदालत ने ये कहा कि आप गार्जियनशिप का जो कानून है उसका पहले जायजा लें। ऐसे कोई शिक नहीं है जिसमें सिंध हाई कोर्ट पाबंद करे, ताहम आप चाहें तो ये दरख्वास्त वापस ले लें वरना मुस्तरद करते हैं। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है और ये यकीन दहानी कराई है दरख्वास्त गुजार ने कि वो इस हवाले से फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। और अदालत ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर लड़की खुद वालिदैन के पास जाना चाहती है तो वो खुद दरख्वास्त दायर कर सकती है। शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। तो जनाब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन सैटरडे संडे क्या कर सकते हैं? बेस्ट ऑफ नया दिन आपने ज़रूर देखना है। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं जैसे कि रानीकोट है किसी और स्पॉट पर, तो प्लीज़ मास्क पहन कर जाइए, एहतियात कीजिए, क्योंकि इस वक्त भी बहुत से ऐसे शहर हैं पाकिस्तान में जहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 20% से भी क्रॉस कर चुके। प्लीज़ एहतियात कीजिए। आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को, बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।